है, और उसके बाद ये वेपर अडेप्टर में हेलो। आपको हॉस पाइप लगाना है, जो कि हॉस पाइप एक एंड से इस पॉइंट पे कनेक्टेड रहेगा और दूसरे एंड से आपके टीटी में कनेक्टेड। ये टिपिकल लेआउट है उसी का ही, स्टेज 1B का, जो आपको हॉस को टीटी से कनेक्ट करते हुए इस पॉइंट पर कनेक्ट करना है। ये अरेंजमेंट है आपके वेंट पाइप्स का। अब वेंट पाइप में आपका एक मैनीफोल्ड लगाया गया है, ये आप मैनीफोल्ड देख पा रहे होंगे, और इसमें एक कॉपर ट्यूब को लेकर एक प्रेशर स्विच का अरेंजमेंट प्रोवाइड किया गया है। अब आपके अंडरग्राउंड टैंक में भी वेपर्स हैं, और वो वेपर्स को आप रूट कर रहे हैं अपने टीटी में। अगर हमारा प्रेशर बिल्डिंग ज्यादा हो जाता है तो ये प्रेशर उन वेपर्स को पीवी वेंट के थ्रू रिलीज कर देता है। इस प्रेशर स्विच का ये काम है। फिलिंग स्टेशन वाला। अब जो आपके और जो भी हम है लोगों ना, के आउटलेट्स भी जिस तरीके से लगे हुए हैं उस अरेंजमेंट का फोटोग्राफ्स है। पहले वाले में आप देख पा रहे हैं ये प्रेशर स्विच लगा हुआ है और उससे ये केबल इधर लगी हुई है। इन द सेम वे सेकंड वाले में आप देखेंगे कि तीनों को मैनीफोल्ड से कनेक्ट किया गया है, क्योंकि तीनों एमएस के ही प्रोडक्ट हैं। इस तरीके से आपको अपना जो वीआरएस स्टेज 1B है, जब आपको हॉस पाइप कनेक्ट करना है, उसका अरेंजमेंट दिखाया हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं कि तीनों वेंट पाइप आपस में कनेक्टेड है, और उसके बाद ये जो पॉइंट आ रहा है नीचे, उससे आपने इसको वेपर अडेप्टर हेलो, कनेक्ट किया है उस पॉइंट में, और दूसरी तरफ इसको नमस्कार। टीटी के साथ कनेक्ट किया है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी सर। सॉरी यार, मैं अभी आपका फोन आपको मिस कर गया था। हाँ, बस ठीक है जी, आप बताइए। ये हमारे कुछ दो डिफरेंट हाँ टाइप हाँ के हाँ। अडेप्टर्स आपको पंप पे दिखेंगे। ये हाँ, दो मिल गया मिल से गया। प्रोवाइड करे हैं। नील एंटरप्राइजेस का इस तरीके से है, जिसमें बेंड तो करके ये फिर फर्स्ट स्टार्ट कर टाइप में देंगे शो अब, किया हुआ है। अगले महीने से। इस महीने का तो मतलब और दूसरे वाला इस महीने आईआरए का का ये है, पीछे अगले जो महीने हम दे लोगों ने देंगे इस तरीके करके। से प्रोवाइड किया। ठीक है ना? बाकी सब ये बढ़िया। आपका नीचे जो आपका स्टेज 1B है, उसमें आपका एक वॉल्व रहता है। अरे जब ये वॉल्व अच्छा। आपकी लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका क्लोज पोजीशन में रहता है। अभी मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें ये बताएंगे। और ये जो आपका वॉल्व है, अगर इसको पैरेलल टू पाइपलाइन कर देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ये कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस हैं टीटी डिकेंटेशन के टाइम पे। आपका टीटी ड्राइव आउट पोजीशन में लगा हुआ होना चाहिए, जो आपको व्हील चोक्स लगाने हैं अपने व्हील्स के आगे। और टीटी का जो एरिया है, डिकेंटेशन का एरिया है, उसको बैरिकेडिंग करनी है। आपको टीटी को 10 मिनट के लिए खड़ा रखना है, जिससे कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो सेटल हो जाए। टीटी के चारों ओर फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर बकेट्स रखें। टीटी चेसिस से अर्थिंग को कनेक्ट करें। जो आपका अर्थिंग बॉक्स रहता है टीटी के पास, टीटी डिकेंटेशन के पॉइंट के पास, वहां से उसको टीटी को अर्थिंग प्रोवाइड करें। मैनीफोल्ड को चेक कर लें, उसका लॉकिंग सिस्टम। मास्टर वॉल कवर को चेक कर लें, और जो आपका डोम कवर लॉकिंग है और सीलिंग है उसको चेक कर लें। फिजिकल टिप लेने के बाद उसको इनवॉइस से मैच करके डोम को प्रॉपर्ली क्लोज कर दें। और जिस भी टैंक में आप प्रोडक्ट अनलोड कर रहे हैं, उससे जितने भी आपकी नोजल्स कनेक्टेड हैं उनसे सेल चालू ना रखें। वैसे ये प्रोविजन हमने कल ऑटोमेशन में कवर किया था कि इंटरलॉक्स लग जाते हैं उस टैंक से कनेक्टेड नोजल्स को। बट अगर कहीं पर इंटरलॉक किसी वजह से एक्टिव नहीं है, तो आप उस टैंक से कनेक्टेड नोजल्स को बंद रखें। ये जो आपके एसओपी बोर्ड होता है टीटी अंडर डिकेंटेशन, वो आप उस डीयू के पास और टीटी के पास रखें। अब हम वीआरएस स्टेज 2 की बात करेंगे। अभी जैसे हमने बात की वीआरएस स्टेज 1B की, जो हमारा काम में आ रहा था जब कोई भी गाड़ी हम खाली कर रहे थे। स्टेज 2 कब काम आता हेलो है? जब हम डीयू से अपनी डिस्पेंसिंग यूनिट से हेलो। प्रोडक्ट कस्टमर के टैंक में डालते हैं। तो जब भी हमारे वेपर्स रिलीज होते हैं, तो उन हाँ जी। वेपर्स को कैप्चर करने के लिए हर किसी आउटलेट पे वीआरएस स्टेज 2 लगा हुआ है। ये उसका एक टिपिकल लेआउट यहाँ पर दिखाया हुआ है। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका ये डिस्पेंसिंग यूनिट है। इस डिस्पेंसिंग बात कर यूनिट रही से है उनसे, एक अगर आप। रिटर्न लाइन आपकी टैंक में आ रही है, जिसके थ्रू आपके बेसिकली वेपर्स आपके टैंक में आ रहे हैं। इससे मैं आपको और बेटर वे में समझाता हूँ आप क्या वीआरएस तोड़ ताड़ स्टेज के 2 क्या निकल है। रहे हो क्या?
नहीं नहीं या आपके जितने भी फिर वहां आप पर डीयू लगे हुए हैं उन नहीं नहीं डीयूज में आप मॉडिफिकेशन बाकी किया चीज गया तोड़ के है, थोड़ी और निकालोगे वहां सर। से एक पाइपलाइन आपके वीआरएस पंप में जा रही फिर है, आप जिस तरीके जो से कि बोल रहे हो वेपर्स इसमें को थोड़ा कि कैप्चर हम तोड़ करके। करके निकाल ले जैसे निकाल ले। तो चिकी सर, may I request you to please तो put on mute? सर हम वीआरएस स्टेज 2 की बात कर रहे हैं। आपके जितने भी पेट्रोल पावर के डीयूज हैं उन सब डीयूज में मॉडिफिकेशन किया गया है। उससे हम लोगों ने उस डीयू के नीचे से एक पाइपलाइन आपकी वीआरएस पंप में गई हुई है। ये पाइपलाइन आपकी वीआरएस पंप में जा रही है, और वीआरएस पंप से आपकी एक पाइपलाइन टैंक में जा रही है, अंडरग्राउंड टैंक। इन दोनों पाइपलाइन के बीच में एक ड्रेन चेक वाल्व लगा हुआ है। अगर बाय चांस आपका कोई लिक्विड पाइपलाइन में बन जाता है तो वो उस ड्रेन चेक वाल्व के थ्रू आपका टैंक में आ जाता है और मोटर की तरफ नहीं जाता है। तो सभी पंपों पे वीआरएस स्टेज 2 की मोटर्स लगी हुई हैं। वहां पर ही आपका वेपर इकट्ठा होके आपका ये पूरा टैंक में जा रहा है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि इस तरीके के बॉक्स आपके यहाँ पंप पे लगे हुए हैं, जो कि वीआरएस स्टेज 2 के लिए लगे हुए हैं। अभी ये एक वीडियो है। क्या सभी को वीडियो दिख रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? ये वीडियो की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है क्या? यस सर। दिखाई दे रही है। नहीं आ रही। इट्स क्लियर सर। ठीक है, ये वीडियो हम किसी और माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। ये था आपका वीआरएस के बारे में। अभी किसी को वीआरएस के बारे में कोई सवाल है तो वो बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। सर ये वीआरएस में बीप की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। उसको फिर हमने सर ने बताया था कि उसको ऑफ करके फिर ऑन करो, तो ये किस कारण से हो रहा है? किसकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है? वीआरएस में जो बेल की आवाज है। जो आपकी जो मोटर लगी हुई है उससे आवाज ज्यादा आ रही है? हाँ, वो बेल आती है उसमें। हाँ जी। जो बेल लगी हुई है उसमें कोई भी फॉल्ट होता है तो बेल जो बजती है। हाँ, वेपर अलार्म आता है, वो जो इलेक्ट्रिकल रूम हाँ में एक जी, सिस्टम रहता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब काफी दिन में एक बार तो साउंड कर ही देता है वो। आपको ईमेल आईडी पता है जहां पर आपको कंप्लेन लॉग करनी है? नहीं सर, इसका तो वीआरएस को तो नहीं पता, बाकी तो पता हुआ है। उनकी ईमेल आईडी है support_india@over_fs.com। मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ। ओके सर। वहां पर आप इसका कंप्लेन लॉग कर दीजिए। वो वीआरएस वाली टीम आकर आप वो रिजॉल्व कर देगी अगर आपका कोई अलार्म नहीं, वगैरह है। उन उनसे मीटिंग हो चुकी थी, आपके इंजीनियर वहां पे आए भी थे। लेकिन उनको एक ही ऑप्शन दिया है कि तब भी अलार्म बजे तब इसका एक बार स्विच ऑफ करके फिर दोबारा ऑन कर दीजिए उसको। आप इस पे एक बार कंप्लेंट डाल दीजिए और हम लोगों को उस कंप्लेंट मैं को भेज मैं दीजिए। हाँ जी। मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या है भूपेंद्र जी। हाँ जी एक्चुअली सर। ना जब भी आपकी लाइट जाती है ना तो 3 फेज से सिंगल फेज में चला जाता है, क्योंकि बिल्कुल वीएचडी सर। बंद नहीं होता तो 10-15 सेकंड लेता है। तो बिल्कुल सर। ऑन होता है ना तो उसकी वजह से तो सिंगल फेज में वो वेपर अलार्म देने लग जाता है। तो आपको एक बार नहीं वो सर, बंद करके ऑन करना पड़ेगा।
अलार्म की कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई इंटरनल कोई फॉल्ट तो नहीं हो सकता ना उसमें, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं इंटरनल फॉल्ट इंटरनल नहीं। जैसे जैसे भी लाइट जाए आप एक बार चेक कर लो उसको, उसको बंद करके ऑन करना पड़ेगा। अभी के लिए तो वही सॉल्यूशन दिया गया है उन्होंने ना। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। हेलो सर मेरे पेट्रोल पंप पे जब से वीआरएस पेट्रोल बहुत ज्यादा घट रहा है। हेलो हेलो, सर मेरे पेट्रोल पंप पे जब से वीआरएस लगाए सर पेट्रोल बहुत अधिक घट रहा है। कौन बात कर हेलो रहे हैं? आप अपना नाम तो बताएं पहले, और कहाँ से बात प्रवीण कर कुमार रहे हैं? बोल मेरा रहा था नाम शीतला मनोज फिल्म जैन से। है। मेरा पेट्रोल पंप कपूरचंद हेलो सतीशगंज भानोट डिस्ट्रिक्ट रोहतक है सर। हाँ जी, सर शीतला फिल्म मैंने मेल स्टेशन भी से कर बोल दिया। रहा था प्रवीण कुमार। जी बताइए। सर मेरे सर है ना ये पेट्रोल बहुत ऑटोमेशन घट की रहा है। प्रॉब्लम है सर मेरे को। हेलो हेलो, सर जी, मेरे को है ना ऑटोमेशन की प्रॉब्लम है ऑटोमेशन की प्रॉब्लम है? जी। जी बताइए, क्या प्रॉब्लम है? सर जब मेरी सप्लाई की गाड़ी आती है ना, तो उस टाइम है ना मैं मान लो HSD लेके आता हूँ। जी, तो जैसे इसमें है ना गाड़ी है ना डीजल की रितने लगती है, तो उस टाइम है ना मेरी पेट्रोल की भी मशीनें बंद हो जाती है। मैंने इसके लिए है ना करमवीर जी को बोला था, उसके दो मतलब बार। आप कह रहे हैं कि डीजल के टैंक में आप प्रोडक्ट खाली कर रहे हैं लेकिन सारी नोजल बंद हो रही है। जी जी जी। ठीक है, आपके यहाँ और पैक का ऑटोमेशन है? और पैक का है सर, ये करमवीर जी से मेरी बात हुई थी, हाँ जी, उसके बदले दो बार आ चुके हैं। जी। बाकी मेरे को ये इस प्रॉब्लम का है ना अब तक समाधान नहीं हुआ है मेरे को। आपने पंप का क्या नाम बताया? शीतला फिलिंग स्टेशन। ठीक है, इसको हम लोग टेकअप करते हैं, रिजॉल्व हो जाएगा। सर जी ऐसा है ना पेट्रोल की मेरी सेल है ना वो रुक जाती है। पेट्रोल रहता है तो उस टाइम है ना डीजल की मेरी सेल रुक जाती है। ओके, प्रवीण, इसका मैं अभी के लिए तो लॉक हटा दूंगा, बट मैं कल इंजीनियर विजिट करवा दूंगा इस पे। हाँ करवा दो अंकित सर, क्यों ये है ना मैं दो बार बुला लिए, वो उसके बाद भी सोल्व नहीं हुआ मेरा। आप नहीं, आप एक बात बताओ ना, आपने कंप्लेन लॉग नहीं की ना, आपने मेरे को तो बताया ही नहीं ये चीज। सर जी मैं आप डायरेक्ट उनको फोन मत करो ना। आपको मैं वैसे ही ये बहुत हो बार जाएगा काम कल। कर देता हूँ। नहीं, कल हो जाएगा ये। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं मनोज जैन कपूरचंद सतीशगंज भानोट हाँ जी। रोहतक। सर जब से मेरा वीआरएस लगा है पेट्रोल बहुत तेजी से घट रहा है। वीआरएस 750 से लीटर पेट्रोल पेट्रोल में घटने का तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सर कोई ना कोई कमी तो है सर। पेट्रोल घट रहा है, आप चेक कराइए। मेल कर चुका हूँ कंपनी को, सेल्स ऑफिसर साहब को बोल चुका हूँ, कंपनी में जगह जगह मेल कर दिया सर, कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, हम इसको चेक कराते हैं, आपके सेल्स ऑफिसर से बात करते हैं इसके बाद। थैंक यू सर। हेलो हाँ जी, सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर मैं गोवर्धन एचपी सेंटर से बोल रहा हूँ जी, चंदन। जी बताइए। मेरे पास वेपर रिकवर सर वो जो प्रॉब्लम है मेरे पास है जी। आपके द्वारा बताया गया था पिछली बार मीटिंग में कि थर्ड 3 फेज का होगा जब भी चलेगा ये मशीन वेपर वाली। हाँ जी, हाँ जी, सर हमारे पास डीजी है जो शायद सिंगल फेज है या दो डबल फेज है। जी, वो सर जब भी डीजी से हम चलाते हैं पेट्रोल, यानी कि हाँ लाइट जी। नहीं है और हम डीजी से डाल पेट्रोल फ्यूल कर रहे हैं, तो हमारी वो मशीन वेपर भी चलती नहीं है जी। इसके लिए कंपनी ने वीएफडी लगाए हैं, आपके यहाँ वीएफडी फिर नहीं लगा होगा, वो हम लगवा दें। सर जब तक तो नहीं चलेगा आपका सर मशीन। जनरेटर सिंगल फेज है, सप्लाई 3 फेज है, आप ये बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम लोग इसको भी करवा दें। थैंक यू सर। किसी और को? ठीक है, फिर मैं ये सेशन यही खत्म करता हूँ। मे आई रिक्वेस्ट चिकी सर टू टेक इट फॉरवर्ड। अंकित। मैं टेक और करूँ। ओके। नमस्कार सभी को। मैं अंकित यादव, रेवाड़ी सेल्स ऑफिसर।
अभी मैं आपको एसओपी, ओडीएमटी और एमडीजी बताऊंगा। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी सर। ओके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल पंप और केरोसिन डीलर्स के लिए मिनिस्ट्री के द्वारा मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस लागू की गई हैं, जो कि टाइम टू टाइम अमेंड भी होती रहती है। जैसे कुछ न्यू रेगुलेशंस आते हैं तो मिनिस्ट्री के द्वारा उसमें अमेंडमेंट भी होता रहता है। और ये इंडिया में हर रिटेल आउटलेट या केरोसिन डीलरशिप पे एप्लीकेबल है। जो अभी लेटेस्ट एमडीजी जो चल रही है 8 जनवरी 2013 को लागू हुई थी, और उसमें 3 अगस्त 2018 को कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं ऑटोमेशन को लेके। तो एमडीजी का मेन मोटिव क्या है? एमडीजी का मेन मोटिव ये है कि सभी डीलर्स, जो भी रिटेल आउटलेट है या केरोसिन डीलर है, उनमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि सेम टाइप के ऑपरेशंस हो सके सब जगह पे, और हर कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा अच्छे सर्विस दिए जा सके हर आउटलेट में। तो पहली बार इसको 1981-82 में बनाया गया था। करंटली एमडीजी 2012 लागू है, जो कि इम्प्लीमेंट हुई थी 2013 में। ये कुछ अप्रूवल्स है, जैसे ये तीनों डायरेक्टर्स को जो 3 जनवरी 2013 को भेजा गया था कि जो भी मॉडिफिकेशंस करके एमडीजी 2012 को लागू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल गैस ने ये हमें भेजा था 2012 की एमडीजी, जो कि 3 जनवरी 2013 से लागू हो गई थी। उसके बाद कुछ जो चेंजेस हुए हैं उनमें एक आया है कि मिनिस्ट्री का जो भी मीटिंग हुई थी उनकी मिनट्स में कि इंस्पेक्शंस पे क्या कैसे करना है। तो जैसे अब तो 100% आउटलेट्स ऑटोमेटेड है, लेकिन पहले कुछ आउटलेट्स ऑटोमेटेड नहीं थे किसी रीजन से, उनके टैंक पुराने थे जिनमें प्रोब नहीं चल रही थी या जो भी था। तो उन केसेस में इंस्पेक्शंस को मिनिस्ट्री ने हमें बोला था कि आपको इस टाइप से इंस्पेक्शन करनी है। अगर आउटलेट में ऑटोमेशन पूरा है और बिना ऑटोमेशन के कोई भी इंस्पेक्शन नहीं, ऑपरेशन नहीं हो रहा है, तो आप उस आउटलेट की 2 बार इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, आपको 4 बार करने की जरूरत नहीं है। या दूसरा ये था कि जहाँ पे ऑटोमेशन कंप्लीट हो गया है बट वो नैनो में नहीं है, मतलब कि वो कुछ ऑपरेशन उनके मैनुअल चल रहे हैं लेकिन ऑटोमेशन कनेक्टेड है, जैसे नेटवर्क इशू है या वो एचएस से कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें हमें 3 बार करनी है। और अगर किसी भी आउटलेट पे ऑटोमेशन है ही नहीं तो उसकी हर क्वार्टर में इंस्पेक्शन होनी चाहिए। लेकिन आज के दिन में सारे आउटलेट्स ऑटोमेटेड है और सारे आउटलेट्स लगभग नैनो में है। अगर कोई भी इश्यू होता है तो 3 दिन की जैसे आपकी सेल्स ऑफिसर की परमिशन होती है और 15 दिन की हमारे डीजीएम सर की परमिशन से हम उसको लगभग रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। इसमें ये कहा गया था कि ओएमसी का कोई भी अधिकारी है जो ग्रेड सी से ऊपर का है उसको भी इंस्पेक्शन करनी है। और थर्ड पार्टी ऑडिट का उन्होंने कह दिया था थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं होगा, लेकिन ज्वाइंट टीम इंस्पेक्शन हो सकती है मिनिस्ट्री या मैनेजमेंट कंपनीज की। उसके बाद जो भी 28 जनवरी 2013 को मीटिंग हुई थी उसमें कुछ अमेंडमेंट, और वो उसमें ल्यूब कवर नहीं किया गया था। तो जो ल्यूब की जो भी इंस्पेक्शन है या ल्यूब की भी सैंपलिंग होती है वो एमडीजी 2005 के हिसाब से ही होती रहेगी, मतलब क्लोज 6.2 एमडीजी 2005 से ही ले लिया गया है। उसके बाद एमडीजी जो है वो 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला जो है कि आपको जो भी आपका प्रोडक्ट है जैसे पेट्रोल, डीजल, पावर, टर्बोजेट, उसको रिटेल आउटलेट पे कैसे हैंडल करना है। दूसरा इंडस्ट्री गाइडलाइंस है कि इंडस्ट्री के बंदों को कैसे सैंपल कलेक्ट करना है और उनकी टेस्टिंग कैसे करनी है। उसमें थर्ड पॉइंट है कि कंपनी के स्टोरेज पॉइंट्स है जैसे डिपो है या टर्मिनल्स है, उनको कैसे हैंडल करना है और उसमें ओएमसी को क्या क्या ड्यूटीज है। चौथा है कि कंपनी ने जो भी इक्विपमेंट पेट्रोल पंप पे दिए हुए हैं उनकी मेंटेनेंस कैसे करनी है।
फिर उसके बाद जो मेजर डीलर के लिए और कंपनी के लिए आता है कि इरेगुलरिटीज कितने टाइप की है, टाइप ऑफ इरेगुलरिटी की रिटेल आउटलेट पे कौन कौन सी कमियां हैं और उन कमियों को कितने भाग में बांटा गया है। छठा केरोसिन डीलर्स के लिए है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा केरोसिन फ्री स्टेट है तो हम इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे। सेवंथ है मोबाइल लेबोरेटरी। हर कंपनी की अपनी मोबाइल लेबोरेटरी होती है, एक इंडस्ट्री मोबाइल लेबोरेटरी भी होती है जो कई बार आके आपके आउटलेट पे भी सैंपल लेती है या डेंसिटी चेक वगैरह करती है, तो उसके बारे में है। आठवां ये है कि कोई भी आपकी कमी निकाली जाती है तो उसके तहत ओएमसी आप पे क्या क्या एक्शन ले सकती है। तो हम पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि आपको अपने रिटेल आउटलेट पे मतलब कि प्रोडक्ट को हैंडल कैसे करना है। तो जैसे रिसीट ऑफ प्रोडक्ट है, आपने एक प्रोडक्ट रिसीव किया तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी है जो आपको दी गई है कि टैंकर की जो टीटी रिसीट एंट्री है। मैंने देखा है कि कई लोग जो टीटी रिसीट एंट्री को फॉलो नहीं करते, जो 20 उसमें 20 सीरियल नंबर है कि 20 स्टेप है कि आपको टीटी को ड्राई आउट पोजीशन में लगाना है, फिर उसकी अर्थिंग करनी है, फिर आपको उसको थोड़ा टाइम देना है साइकिल होने के लिए। उसके बाद लाइक अब न्यू सिस्टम आ गया है VRS1B का कनेक्शन भी आपको करना है, तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप आपको वो करना है। उसके बाद डिकेंटेशन होने के बाद आपको चेक करना है। उसके बाद स्टॉक एंड प्राइस कंट्रोल, आपको डेली सुबह जब भी आपकी शिफ्ट चेंज होती है, जब भी आप DSR भरते हो, तो आपको अपने स्टॉक और प्राइस को स्टॉक बोर्ड पे डिस्प्ले करना है कि आपके पास पेट्रोल का मॉर्निंग स्टॉक क्या है, आपके पास उस दिन का प्राइस क्या है, जितने भी प्रोडक्ट उनका, इवन आप अगर ल्यूब्स है तो ल्यूब्स का भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद क्वालिटी और क्वांटिटी कंट्रोल मेजर्स में क्या है कि आपको इवन स्टॉक बोर्ड के साथ आपको डेंसिटी बोर्ड भी होना चाहिए जिसमें सुबह की डेंसिटी लिखी जानी चाहिए। और आपको Q&Q के लिए कि 5 लीटर का जो आपके पास वेट्स एंड मेजर से कैलिब्रेटेड जार होता है, उससे कस्टमर्स को टेस्टिंग करवाना या उनको डेंसिटी चेक करवाना कि सुबह की डेंसिटी ये है और आपने डेंसिटी अभी ली है, तो उसमें जो भी एज पर रूल +-3 का वेरिएशन हो सकता है, तो दैट इज क्वालिटी और क्वांटिटी का कंट्रोल मेजर्स हुआ है। बाकी स्टेचुरी और अदर रेगुलेशंस है, जैसे आपके EB रूम में एक ISI मार्क का वो होना चाहिए, रबर मैट होना चाहिए, CPR चार्ट लगा होना चाहिए, टॉयलेट चाहिए, या पैसो लाइसेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, DM NOC ड्राइंग की कॉपी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम देखना चाहिए। उसके बाद होता है कस्टमर सर्विस और जनरल एमिनिटीज। कस्टमर सर्विसेज में क्या आता है, फ्री एयर आता है, आपका फ्री वाटर आता है, फ्री टॉयलेट आता है, और आपको अगर कोई कस्टमर कंप्लेन या सजेशन लिखना चाहे तो कंप्लेन और सजेशन बुक भी आपको प्रोवाइड करनी है। दूसरे चैप्टर में इंडस्ट्री को गाइडलाइन दी गई है कि सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग कैसे होती है। तो एक तो सप्लाई लोकेशन पे हम जैसे हमारा डिपो या टर्मिनल सुबह स्टार्ट होता है तो रेगुलर इंटरवल पे या टैंक चेंज के हिसाब से डिपो अपने सैंपल मेंटेन करके रखता है 1 महीने तक। डीलर को भी ऐसे ही करना है। डीलर को अपने लास्ट 2 सप्लाई के पेट्रोल के और लास्ट 2 सप्लाई के डीजल के सैंपल भी हमेशा स्टोर करके रखने हैं, और वो हर टैंक वाइज होने चाहिए। जैसा कि आपके पास अगर पेट्रोल के 2 टैंक है तो दोनों टैंकों के लास्ट 2 सप्लाई जो भी आपने खाली की है उसके सैंपल रखने हैं। और पर जो भी आपकी गाड़ी आती है पर लोड, आपको पेट्रोल टैंक के हिसाब से पर पेट्रोल टैंक से 4 सैंपल रखने हैं अपने टैंक। तो उसके पास टोटल 8 पेट्रोल के सैंपल होने चाहिए और 4 डीजल के सैंपल होने चाहिए लास्ट 2 सप्लाई के। उसके बाद ऑयल कंपनीज के ऑफिशियल या मोबाइल लेबोरेटरी या एजेंसी, जो भी हमारी ऑयल कंपनीज कोई एजेंसी ऑथराइज करती है, तो वो आपके आउटलेट से आके सैंपल कलेक्ट कर सकती है। सुरेंद्र, तीसरा चैप्टर है कि कंपनी के जो भी स्टोरेज पॉइंट है जैसे डिपो या टर्मिनल, उन पे हम कैसे पेट्रोल या डीजल हैंडल करते हैं। तो वो पार्ट है, वो डिपो और सैंपल के लिए है, रिटेल आउटलेट्स के लिए नहीं है। चैप्टर 4 है कि आपको कंपनी के इक्विपमेंट्स जो भी आपको प्रोवाइड किए हैं कहीं आउटलेट पे, तो उनकी मेंटेनेंस
तो जो जो इक्विपमेंट ऑयल कंपनी ने आपको दिए हैं, जैसे DU है या टैंक है या STP मोटर है या EB पैनल रूम है, EB पैनल है, जो भी है वो ऑयल कंपनी मेंटेन करेगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की होगी मेंटेनेंस की, लेकिन डीलर को इंश्योर करना है कि उसकी प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए। जैसे आप DU का मेंटेनेंस सही से रख रहे हैं, उसकी सफाई वगैरह सही हो रही है, उसमें कोई लीकेज वगैरह नहीं है। अगर लीकेज वगैरह है तो आप अपने सेल्स ऑफिसर को बता सकते हैं या कंप्लेन लोग कर सकते हैं, वो कर दिया जाएगा। और जो डीलर के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो कंपनी ओन्ड आउटलेट है जहाँ पे डीलर सिर्फ या वाटर कूलर प्रोवाइड करता है, तो एयर टावर की मेंटेनेंस डीलर की जिम्मेवारी है और वाटर विद RO फिल्टर की जिम्मेवारी डीलर की है। उसके बाद आता है कि डिफेक्टिव DU पाइपलाइन और टैंक। अगर आपकी मशीन में पाइपलाइन या टैंक में कोई भी लीकेज है या कोई डिफेक्ट है तो उसको ऑयल कंपनी अपने आप सही करेगी। आपको अपने कंसर्न रोम्स में कंप्लेंट डालनी है और कंसर्न सेल्स ऑफिसर को बता देना है। अगर अगर पानी आपके टैंक में है तो आप जल्द से जल्द बताएं, क्योंकि आपको पता ही है जैसे पेट्रोल टैंक में जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल पेट्रोल में एज पर मिनिस्ट्री रूल 10% इथेनॉल आ रहा है। तो अगर आपके MS टैंक में थोड़ा भी पानी चला गया तो इथेनॉल अलग हो जाता है, इथेनॉल पानी के साथ मिल जाता है और पेट्रोल से अलग हो जाता है। तो वो मतलब सेटल हो जाएगा नीचे हैवियर होने के कारण और आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है। जितेंद्र पवार जी म्यूट पे कर लीजिए आप। गार्ड को बोल दो कि ये लेके आएंगे। ठीक है, एमओसी और जो डीसी की ड्राइंग है तो इस बात को दे दो, फिर हमारा DD और वो DD रिपोर्ट वो चाहिए। पंकज वो बॉस से अगर मिल सको तो मिल लेना एक बार। पंकज आवाज आ रही है, ठीक है, और वो पूछेंगे कि एमओसी का क्या रहा कितना है। तो ये आपका CLU और वो कब आया था फॉरेस्ट की फाइनल? अभी आई है ना 2-3 दिन पहले, और 22 तारीख को। सर आप बताते रहे, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुकिए, मैं पंकज से म्यूट करवाता हूँ। और ये CLU ये भी अभी आया है। जितेंद्र पवार जी काइंडली म्यूट कर लीजिए अपना। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे 10% इथेनॉल आ रहा है जो अब MS में, तो आपकी जिम्मेवारी और ज्यादा बन जाती है कि पेट्रोल टैंक को आप डेली सुबह चेक करें। आप उसकी वाटर डिप लेके चेक करें, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी पानी हो तो आप उसको जल्दी से जल्दी साफ करवाएं। उसके बाद आती है मेनली जो कंसर्न होता है कि हेलो हेलो 800 ये वाले 22 किलो की ये 828 सुबह 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 की चाहिए ना, सुबह की गाड़ी पंकज म्यूट करना, म्यूट म्यूट। तो MDG के चैप्टर 5 में जो है कि रिटेल आउटलेट पे क्या क्या कमियां हो सकती है या कोई जो भी इरेगुलरिटीज हो सकती है उसके बारे में है। पहला है कि मिलावट हो रही है, या आपकी किसी नोजल में शॉर्ट डिलीवरी आ रही है या एक्सेस डिलीवरी आ रही है, या जो वेट्स एंड मेजर की सील है वो टेम्पर्ड है या टूटी हुई है, या आपकी मशीन भी एडिशनल फिटिंग है, इवन चाहे वो आपने एक लाइट के कनेक्शन के लिए की हुई हो या किसी के भी लिए की हुई हो, या आपके जो टैंक है उनके बीच में इंटरकनेक्शन है
या एज पर आपके मतलब कि जो कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट दिया गया है उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट है आपके पास जो आप बेच रहे हैं, या आपके आउटलेट पे कोई ऐसा टीटी मतलब कि टैंकर ट्रक खाली हो रहा है जो आपने इन्वॉइस कंपनी से नहीं करवाई है और बाहर से आप उसको डिकेंट कर रहे हो, या डीलर ने रिफ्यूज कर दिया है किसी को सैंपल लेने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए। और मेन सबसे मेन रेगुलेटरी है कि सुबह 10 बजे के बाद अगर कोई सुबह 10 बजे के बाद अगर आपने डेंसिटी नहीं रखी तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस डेंसिटी, क्योंकि 10 बजे के बाद कोई भी इंस्पेक्शन करने आएगा। गाड़ी नहीं, एक कोई लेना नहीं है आपको। हेलो उनका जो जितेंद्र पवार जी तेरे साथ बैठे थे, अरे यार ये पुराना तो ये जो रेफरेंस डेंसिटी का मैं आपको बता रहा था कि आपको 10 बजे तक डेंसिटी अपने डेंसिटी रजिस्टर में भरनी है, इवन आपको डिस्प्ले भी करनी है। तो अगर किसी को रेफरेंस डेंसिटी नहीं मिलती है और 10 बजे के बाद आता है तो वो एक मेजर इरेगुलरिटी में आता है एमडीजी के तहत। अब जो और बाकी है, जैसे आपका मान लो आपको सुबह 6 बजे रेट चेंज होना है, आपका ऑटोमेशन यूजुअली आपका ऑटोमेशन सुबह 6 बजे रेट चेंज कर देता है, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि 6 बजे रेट चेंज हो जाता है इन केस कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है या जो भी है। तो अगर आप उस दिन रेट कम हो गया लेकिन आप पिछले दिन वाले रेट पे बेच रहे हो तो वो भी एक इरेगुलरिटी में आता है। या नॉर्मल पेट्रोल को आप टर्बोजेट या पावर के रेट में बेच रहे हो तो वो भी इरेगुलरिटी में आता है। नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स जैसे स्टॉक डिस्प्ले है, आपका डीएसआर नहीं भरा हुआ आपने 10 बजे से पहले, आपके पास इंस्पेक्शन रिपोर्ट फाइल का फोल्डर नहीं है, आपके पास इनवॉइस का फोल्डर नहीं है, तो ये मतलब जो भी पंप के रिकॉर्ड्स होते हैं ये सारे आपको मेंटेन रखना है। सेलिंग प्राइस, हायर सेलिंग प्राइस का मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको सुबह 6 बजे चेक करना है इन केस कि आपका ऑटोमेशन से रेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई इश्यू है तो आप अपने से किसी दिन में भी नेटवर्क इश्यू की वजह से या उसकी वजह से नहीं हो रहा है तो आप अपने सेल्स ऑफिसर से बोलिए, वो आपका मैनुअल चेंज कराएंगे, ऑटोमेशन वेंडर के थ्रू चेंज कराएंगे। और जो नई चीजें ऐड हुई है उसमें एक फ्री एयर ऐड हुआ है जिसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, टेलीफोन फैसिलिटी होनी चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें सारी मेडिसिन होनी चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स वाली विद ड्यू एक्सपायरी डेट। और टॉयलेट क्लीनिंग तो जैसे कि स्वच्छ भारत के अंदर आ गया है तो टॉयलेट क्लीनिंग उसमें प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए, उसका लैच वर्किंग होना चाहिए और उसकी हाउसकीपिंग वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए। एक टॉयलेट में हमें ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि आजकल पब्लिक बहुत ज्यादा टॉयलेट मतलब आउटलेट्स पे आके टॉयलेट यूज करती है एंड वो शेयर करती रहती है। अगर कहीं पे भी खराब टॉयलेट होता है तो हमें मेल्स भी आते हैं, इवन वो ट्विटर पे भी शेयर कर देते हैं। तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान रखिए कि आपका टॉयलेट की क्लीनिंग ढंग से होती रहे। और उसके बाद है कि जैसे स्टॉक बोर्ड में आपको स्टॉक लिखना होता है तो वहाँ पे उस दिन का प्राइस भी लिखना होना चाहिए। अगर आपका आउटलेट मैनुअल मोड में चल रहा है विदाउट योर परमिशन ऑफ योर एरिया सेल्स ऑफिसर और डीजीएम, उनके आप मैनुअल मोड में आउटलेट को चला ही नहीं सकते हो विदाउट परमिशन के। अगर ऐसा चलता पाया गया तो आपका जो भी एक्शन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा इन पे क्या है। डेंसिटी आपने डिस्प्ले नहीं की, ओपनिंग स्टॉक नहीं डिस्प्ले किया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑथराइज्ड पर्सन की जैसे आपके सेल्स ऑफिसर की, डीलर की, आपके नियर बाई जो भी टोल फ्री नंबर है उन सबको आपको जो भी एसओपी बोर्ड है उसको डिस्प्ले करना है। कंप्लेंट बुक नहीं दी किसी को या उसको मेंटेन नहीं किया, हाउसकीपिंग अच्छी नहीं है, एफएसएम ड्रेस में नहीं है, इवन ड्रेस में आपकी कैप और शूज, सेफ्टी शूज भी इंक्लूडेड है। उसके बाद एक नया पेमेंट्स ऑफ वेजेस का उन्होंने ऐड किया था कि जो भी ऑयल कंपनी अपनी मिनिमम वेज नोटिफाई करेगी वो हर डीलर को अपने स्टाफ को देनी है बेस्ड ऑन स्किल्ड सेमी स्किल्ड, उस हिसाब से आपको वो करना है।
तो वो सारी जो भी आपकी पेमेंट है वो ई पेमेंट के थ्रू जानी चाहिए, बैंक के थ्रू जानी चाहिए। उसके अलावा आपको पीएफ, ईएसआईसी, बोनस ये सारे भी सब एम्प्लॉयज को देने चाहिए। और ये एनुअल चीज है जो सब जिसके तहत सब एम्प्लॉयज कवर्ड होने चाहिए आपके, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। और आउटलेट पे हर इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए। एमडीजी के तहत इरेगुलरिटी जो भी आपकी कमियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो क्रिटिकल की जो बहुत ही मोस्ट अर्जेंट होती है, उसके बाद मेजर और उसके बाद माइनर। जो क्रिटिकल इरेगुलरिटीज है उनमें से जैसे मिलावट वाली है, या वेट्स एंड मेजर की सील टूटी हुई है, या उससे कुछ छेड़छाड़ है, या डीयू में कोई भी अनऑथराइज फिटिंग है, स्टोरेज टैंक कनेक्शन है, जो आपने तेल कंपनी से नहीं लिया है और कहीं से लेके आप बेच रहे हो, या दूसरे आपके आउटलेट पे कोई गाड़ी खाली हो रही है जो हमारा एचपीसीएल के डिपो या एचपीसीएल ऑथराइज है। इसका एक्शन यही होता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस पे क्रिटिकल इरेगुलरिटीज में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, आपका सेल्स ऑफिसर डायरेक्ट आपको टर्मिनेट कर सकता है। उसके बाद क्रिटिकल इरेगुलरिटीज में जैसे डीयू में टेम्परिंग का केस है, या डीयू में कोई भी फिटिंग करवा रखी है, जैसे अभी आंध्र प्रदेश में केस निकला था कि उन्होंने डिस्प्ले में वो कर रखा है, या आपने डिस्पेंसिंग यूनिट से कुछ निकाल लिया है, पल्सर यूनिट में चेंजेस करवा लिया हो, तो उसमें हम वही हमारे जैसे गिलबर्गो या मिडको का जो भी ऑफिस है उनसे भी कंसल्ट करेंगे। बट क्रिटिकल इरेगुलरिटीज में फर्स्ट इंस्टेंस में ही टर्मिनेशन ऑफ द आउटलेट है। उसके बाद आती है मेजर इरेगुलरिटीज। उसमें क्या होता है कि डीलर ने सैंपल नहीं भरने दिए, या इंस्पेक्शन नहीं करने दी, या सुबह की रेफरेंस डेंसिटी अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल डीजल आप पावर या टर्बोजेट या पावर 99 के रेट पे बेच रहे हो, स्टॉक वेरिएशन जो आता है जो आपका सेल्स ऑफिसर इंस्पेक्शन करता है, जैसे स्टॉक वेरिएशन जो भी अलाउड लिमिट्स है उसके बाहर है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, लास्ट इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, या आपके ओवरचार्जिंग आपका हो गया, या नॉन क्लीन मेजर इरेगुलरिटी ऐड कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि ऑटोमेटेड रिटेल आउटलेट्स का कि उसका इंस्पेक्शन उसको मैनुअल मोड में आप नहीं चला सकते विदाउट परमिशन, या तो आपको आपके डीलर पोर्टल में जाके एचओएस में जाके वहाँ मैनुअल रिक्वेस्ट प्लेस करनी पड़ेगी, जो आपका एरिया मैनेजर और हमारे डीजीएम सर अप्रूव करेंगे। उसके बाद ही आप मैनुअल मोड में चला सकते हो। विदाउट अप्रूवल आप मैनुअल मोड में नहीं चला सकते। कोई भी आएगा आपके पंप पे, कोई भी ऑफिसर आके पूछ सकता है अगर वो मैनुअल में चल रही है तो आपकी परमिशन कहाँ। उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी है या वेजेस है उसको ई पेमेंट से ना करना, या शॉर्ट डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे कि टॉयलेट का क्लोज पहले मेजर में नहीं था, लेकिन अब ऐड कर दिया गया है। उसमें टॉयलेट में जैसे आपकी इंस्पेक्शन होती है उसमें भी ये 5 पॉइंट आते हैं कि टॉयलेट डेली क्लीन किए जाते हैं, लाइटनिंग अवेलेबल है या नहीं है, फ्लश वर्किंग है, पानी की अवेलेबिलिटी या लैच की, और साइनेजेस है कि लेडीज टॉयलेट, जेंट्स टॉयलेट, फिजिकली हैंडीकैप एज पर अवेलेबिलिटी। तो और इसके पीछे एक मेंटेनेंस शीट भी आपको लगानी होती है कि वो कब कब हाउसकीप उसका क्लीनिंग किया गया, उसमें ये सारी चीजें न्यूली ऐड की गई है मेजर इरेगुलरिटी में क्लीन टॉयलेट्स के लिए। मेजर इरेगुलरिटी में जैसे अलग अलग मेजर इरेगुलरिटी पे अलग अलग पेनल्टीज है, जैसे सैंपल ड्रॉल के नहीं करने दिया, या रेफरेंस डेंसिटी नहीं है, स्टॉक वेरिएशन में गलत है, नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ओवर चार्जिंग है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो सेल्स और सप्लाईज को 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा आपका। सेकंड इंस्टेंस में आपकी सेल्स एंड सप्लाई को 30 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। अगर वही चीज विद इन 5 ईयर तीसरी बार होती है तो उसमें टर्मिनेशन ऑफ डीलरशिप है। उसके बाद जैसे अगर आप नॉर्मल पेट्रोल को ब्रांडेड की तरह बेच रहे हो तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो हम ऑटोमेशन से देख लेंगे कि वो प्रोडक्ट कितना बिका है। तो एक तो डिफरेंशियल प्राइस की पिछले इंस्पेक्शन से अब तक की रिकवरी की जाएगी, और दूसरे इंस्टेंस में उसको टर्मिनेशन ही है डीलरशिप का। क्लीन टॉयलेट जो कि रिसेंटली ऐड हुआ है उसमें फर्स्ट इंस्टेंस में पेनल्टी 15,000, अगर थर्ड इंस्टेंस होता है तो 25,000, और ना सेकंड इंस्टेंस में 25,000, थर्ड इंस्टेंस में 35,000, और या 45% डीलर मार्जिन
बेस्ड ऑन 6 महीने की। अगर आपको पता हो तो इवन फॉर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट भी आपके डीलर कमीशन में 6 पैसे पर लीटर दिए जा रहे हैं। तो जो भी पेनल्टीज है टॉयलेट नॉन क्लीनेंस की, वो आपके सामने की फर्स्ट इंस्टेंस में 15,000, दूसरे में 25,000, तीसरे में 35,000, या सेल्स एंड सस्पेंशन फॉर 7 डेज। ऑटोमेशन वाली, अगर आपका आउटलेट विदाउट परमिशन के मैनुअल मोड में चल रहा है, या आपकी मशीन पे लॉक लग गया, लॉक प्रोडक्ट का, आपने ऑटोमेशन को बंद कर दिया उसको चलाने के लिए कि 1 घंटे चलाना है या 2 घंटे चलाना है, तो अगर किसी की नोटिस में आता है तो उसमें फर्स्ट इंस्टेंस में पेनल्टीज 1 लाख, सेकेंड इंस्टेंस होता है अगर तो 2 लाख रुपए, और थर्ड इंस्टेंस में टर्मिनेशन ऑफ डीलरशिप है। उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस का सैलरी का है, उसमें डीलर मार्जिन का 20% फर्स्ट इंस्टेंस में है, 30% सेकेंड इंस्टेंस में है, फोर्थ इंस्टेंस थर्ड इंस्टेंस में 40% है। शॉर्ट डिलीवरी में जितनी भी नोजल्स में शॉर्ट डिलीवरी पाई जाएगी, फर्स्ट इंस्टेंस में 25,000 पर नोजल है। अगर विद इन 1 ईयर सेकेंड इंस्टेंस होता है तो 50,000 है, और सेल्स एंड सप्लाई सस्पेंशन फॉर 15 डेज। अगर 1 ईयर में तीसरा इंस्टेंस आ जाता है शॉर्ट डिलीवरी का, तो टर्मिनेशन ऑफ डीलरशिप है। उसके बाद माइनर इरेगुलरिटीज है कि आप पंप के कोई भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट फाइल है, इनवॉइस फाइल है, आपकी अर्थ फिट कैलिब्रेशन फाइल है, या सेफ्टी इंस्पेक्शन फाइल है, तो वो होनी चाहिए। या आपके पास एयर फैसिलिटी को रिफ्यूजल है, या आपने फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयाँ नहीं है या एक्सपायर्ड मेडिसिन है। उसके बाद आपने सुबह उस दिन का रेट नहीं डिस्प्ले कर रखा, या डेंसिटी ओपनिंग स्टॉक नहीं लिख रखा, आपने किसी को कंप्लेंट बुक नहीं दी है, आपकी हाउसकीपिंग पुअर है, या आपके एफएसएम है या डीएसएम है वो ड्रेस यूनिफॉर्म में नहीं है, तो इनमें फर्स्ट इंस्टेंस में तो वार्निंग लेटर देते हैं हम, सेकंड इंस्टेंस में 10,000 रुपीज पर जितनी भी इरेगुलरिटी होंगी उसके हर इरेगुलरिटी पे 10,000 रुपए फाइन है, और थर्ड इंस्टेंस में 25,000 रुपए पर इरेगुलरिटी में फाइन। और कुछ जैसे अमेंडमेंट्स हुए हैं एमडीजी 2012 में भी, तो उनमें में जैसा कि सबसे मेजर तो यही है कि कोई भी डीलर मैनुअल मोड में चला रहा है पंप को विदाउट ऑथराइजेशन, ये, और आपने स्टॉक बोर्ड नहीं बनवा आप डिस्प्ले कर रहे हो आपकी डेंसिटी सुबह की, या ओपनिंग स्टॉक, या जीरो इंश्योरिंग जीरो जो आपकी मशीन पे लगा होता है कि कृपया जीरो को देखिए, वो वाला नहीं लिखा हुआ, और हर नोजल पे प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ, जैसे एमएस डीजल जो भी है। उसके बाद यूनिफॉर्म में अगर आपके सेल्समैन यूनिफॉर्म में नहीं है, या वो वेजेस नहीं पहने हुए, या सेफ्टी शूज नहीं पहने हुए, कैप नहीं पहने हुए, ऐसे कुछ जिनमें सेल्स एंड सप्लाईज ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दी जाएगी। उनमें कुछ है कि आपके पास स्टॉक ज्यादा है, मींस आपको जब भी स्टॉक वेरिएशन आता है, जब आप मीटर रीडिंग की सेल्स निकालेंगे या डिप की सेल्स निकालेंगे, और उसका अगर पॉजिटिव आता है वेरिएशन, तो उस केस में आपकी सेल्स एंड सप्लाई बंद हो जाएगी। या सुबह 10 बजे तक आपने डेंसिटी नहीं फिल की है, या डेंसिटी फेलियर में हो गया, सस्पेक्टेड अडल्ट्रेशन हो गया, जैसे पेट्रोल के लिए हम फिल्टर पेपर टेस्ट करते हैं, अगर फिल्टर हो गया, या मोबाइल लैब आपके पंप पे आके क्लिनिकल टेस्ट करती है, उसमें फेल हो गया, तो उसमें आपकी सेल्स एंड सप्लाई सस्पेंड हो जाएगी 15 दिन के लिए। पर्सनल हियरिंग हम देते हैं कि जोनल हेड एक बार किसी भी इन केस ऑफ मेजर इरेगुलरिटी या क्रिटिकल में जोनल हेड एक कमेटी अपॉइंट करते हैं, तो उनको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद एक या उनके नॉमिनी नहीं आते हैं, अदरवाइज हम अपने एज पर एमडीजी एक्शन हम प्रोसीड कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो है, जैसे कि किसी को भी एज पर क्लीन करनी है, तो डीलर को लास्ट 2 सप्लाई के सैंपल पर टैंक आपको रिटेन करके रखने हैं अपने आउटलेट पे, और आपको ये देखना है कि आप जो भी सैंपल भर रहे हैं आपका,
जैसे कोई भी आपके आउटलेट पे सैंपलिंग करने आ रहा है तो आप उसका सैंपल नोजल से ही भरवा के दे रहे हैं। आपका सेल्स ऑफिसर आ रहा है या मोबाइल लैब आ रहा है तो उसका सैंपल आप नोजल से भरवा के दे रहे हैं। यहाँ पे रेसर 2 इतना मतलब पहले जो मशीन आती थी उसमें रेसर 2 के साथ भी प्रीमिक्स एमएस होता था, तो लेकिन वो अभी नहीं है। तो आप बस ये ध्यान रखें कि आपका जो भी सैंपल ले रहा है वो आपकी नोजल से ले रहा है। उसके बाद ये है कि आपके किसी भी मशीन में कोई भी एडिशनल फिटिंग नहीं होनी चाहिए। जो आपकी कंपनी से मशीन दी गई है आपको सिर्फ उसकी स्टैंपिंग करवाते रहना है, जो कि 1 साल में एक बार होती है। उसके अलावा आपको किसी से कोई छेड़छाड़ नहीं करवानी। अगर कोई भी टर्मिनेशन की कंडीशन आती है क्रिटिकल में तो डीलर को राइट है कि वो जब भी आपको कोई नोटिस आएगा उसके 30 दिन में अपील कर सकता है कंसर्न रीजनल ऑफिस में, और वो अपील प्रीफरेबली विद इन 90 डेज में आपको बुला के जो भी डिस्पोज ऑफ या जो भी आपका आर्बिट्रेशन होगा कर दिया जाएगा। थैंक यू। अगर आपको एमडीजी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कोई भी। हेलो हेलो हाँ जी। सर, एक आपने पॉइंट बोला था कि हाँ जी। टैंक में पानी पानी भर जाए या टैंक में पानी डिटेक्ट हो तो उसको निकालते कैसे है सर? यूजुअली आप अपने सेल्स ऑफिसर को बताएगा, वो लोकल वेंडर भेजेगा अपना जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, वो अच्छा। हैंडपंप से निकालेगा वैसे उसका। हाँ जी, क्योंकि हम मोटर यूज नहीं कर सकते तो यूजुअली हैंडपंप से ही निकालना है। बट ये एमएस के क्योंकि पेट्रोल में आजकल इथेनॉल आ रहा है तो गैसोल प्रोडक्ट आता है आपके पंप पे ना, पेट्रोल नहीं आता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है आपको। अंकित, इनको वाटर फाइंडिंग पेस्ट से चेक करने का थोड़ा सुझाव दे दो। हाँ, गैसोल का एक वाटर पेस्ट आता है, अलग आता है, जो पेट्रोल के वाटर पेस्ट से अलग आता है। वो कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा आपको, जो भी आपका वेंडर है शहर में। तो कई लोग जो चेक कर रहे हैं आजकल वाटर पेस्ट गैसोल का अलग आता है, पेट्रोल का अलग आता है। ओके। बट आप लोग काफी लोग मैंने देखा है कि वो पेट्रोल वाला ही यूज करते हैं जो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो गैसोहोल वाला वाटर पेस्ट जो है, जैसे जब भी आप मॉर्निंग में सुबह डिप लेते हो तो नीचे आपको डिप पे लगाना है, आपको टैंक में डालना है। तो अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो मतलब जितने एमएम तक उसका कलर चेंज होता है उतना पानी है आपके उस टैंक में। तो एज सुन एज अगर आपके उसमें कलर चेंज होता है तो आपको श्योरिटी करनी है कि वो जल्दी से जल्दी साफ हो जाए। तो मेनली रीजन इसके ये होते हैं कि कई बार मैनुअल चैम्बर खुला रह जाता है आपके उससे मैनेजर से, बारिश के टाइम में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सर ये 1.5 आ रहा है सर, एक हमारे में 1.5 mm। हाँ जी, 1.5 आ रहा है जो, वो कितने तक अलाउ है? जो 1.5 आ रहा है सर, वो कंप्यूटर में जो आता है ना स्क्रीन पे 1.5 mm आ रहा है। कंप्यूटर में तो प्रोब डली हुई है, लेकिन आप फिजिकल डिप से उसको वेरीफाई करवाइए, और अगर पानी है तो आप निकलवाइए अपने सेल्स ऑफिसर को बोल के, तो भेजेंगे किसी को रिपेयर मेंटेनेंस वेंडर को, और वो निकलवाएंगे पानी को। 1.5 आ रहा है सर उसमें, हमने दोनों बराबर है। नहीं, ऑटोमेशन में आ रहा है, आप एक बार फिजिकल डिप भी लगा के देखो अगर उसमें पानी दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर उसमें दिखा रहा है तो आपको उसको निकलवाना पड़ेगा। ठीक है सर। सर ये पेट्रोल और गैसोलाइन में डिफरेंस क्या है? गैसोल जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल प्लस 10% ऑफ इथेनॉल। मान लो हम अगर डिपो से आज के दिन में आपको 100 लीटर पेट्रोल 100 लीटर गैसोल दे रहे हैं, तो उसमें 90 लीटर हम एक मिक्सचर बनाते हैं, 90 लीटर पेट्रोल होता है उसमें, और 10 लीटर इथेनॉल मिला के मिक्स करके वो गैसोल देते हैं। तो जो मेनली उसका पर्पज ये है कि पोल्यूशन लेवल कम करता है गैसोल। ये टर्म जो यूज होगा ये सब पेट्रोल यूज होगा इसके लिए? हाँ जी। कितने के लिए वह है?
हेलो। अच्छा हाँ सर। और सर ये वो मतलब DSR अकाउंटिंग, एक मिनट सर। अगर और किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम नेक्स्ट पीपीटी पे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट पीपीटी है वो है ODMP, आउटलेट डायग्नोस्टिक मॉनिटर टूल। तो ये HPCL का एक अपना टूल है जिसके थ्रू हम जैसे किस साइट का कितना पोटेंशियल है, या उसमें हम चीजें डीलर से करवा के या कंपनी से करवा के हम और ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम गेन कर सकते हैं। यूजुअली हर साल हम इसमें 4-5 आउटलेट पर सेल्स एरिया रखते हैं ताकि हम उन पे फोकस कर सके, और मतलब डीलर के साथ बैठ के हमारे मार्केटिंग ऑफिसर, इंजीनियरिंग ऑफिसर, हम सारे एक साथ बैठ के कि हम किस वे में जाएं ताकि हमें और ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम गेन हो सके। तो इसमें इस टूल में क्या है, मेनली तो 8 मतलब कि इसकी सब कैटेगरीज 8 लीवर्स हैं और 69 पॉइंट्स है, एक्शनेबल एरियाज, जो कि हमें ये बताते हैं कि हम किस किस एरिया में इंप्रूवमेंट करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो ये 69 एप्लीकेबल नहीं होते कि सब आउटलेट में 69 एप्लीकेबल हो। तो जब भी हम लोग डीलर के साथ फेस टू फेस बैठ के डिस्कस करते, तो 69 पॉइंट्स में से ही कुछ पॉइंट लेते हैं जिन पे हमें फोकस करना है और जिससे हमारी सेल बढ़ सके। तो मेथड तो इसका यही है कि आपका एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हम फाइंड आउट करें, जो भी एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, चाहे कंपनी को करना है या डीलर को करना है या हमारी इंजीनियरिंग टीम को करना है, और ताकि हमारी एक्चुअल पोटेंशियल है, जो उस साइट की पोटेंशियल है, वो हम अचीव कर सके या उससे बेटर कर सके। रिटेल परफॉर्मेंस चेंज, आप जो भी आपके रिटेल आउटलेट की परफॉर्मेंस चेंज होती है, उसमें ये सबसे की एट्रीब्यूट क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है कि कस्टमर को ये नहीं पता है कि आउटलेट है, लेकिन कस्टमर को ये पता है कि किस आउटलेट की इमेज अच्छी है या उसकी रेपुटेशन अच्छी है, जो भी Q&Q के बेसिस पे है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है कि कस्टमर को चूज करवाना कि कहाँ पे उसको अपना व्हीकल मतलब कि फ्यूल करना है या किस शॉप से खरीदना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये 6 जो आपका चेन रिटेल सप्लाई चेन जो डिपेंड करती है, उसमें जो भी चीज है उसमें से सबसे पहले होता है कि उस चीज की लोकेशन कैसी है, उसके बाद वहां पे फैसिलिटीज क्या क्या अच्छी है, फिर उसका नाम कैसा है कि मर्चेंडाइजिंग कैसे कर रहा है, फिर प्राइस आता है। पर इनके पेट्रोल पंप के केस में तो हमारा प्राइस जैसे एक एरिया में तो सेम ही रहता है, लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट एरिया है, जैसे आज के दिन में राजस्थान और हरियाणा में 10 रुपए पर लीटर का फर्क है, तो प्राइसिंग भी काफी चेंज हो जाती है, प्राइसिंग पे भी काफी चीजें डिपेंड हो जाती है। उसके बाद ऑपरेशन आता है कि भाई आपका पंप पूरे 24 घंटे चल रहा है, कितने आदमी है। उसके बाद ब्रांड, मतलब कि ब्रांड तो OMC ब्रांड है ही, जैसे HP का अपना ब्रांड है। उसके बाद ये होता है कि आपका अकेला पंप है या वहां पे 10 पंप है, कि कंपटीशन कितना है। तो ये मतलब ये सातों चीज डिपेंड करती है कि आपके इन सातों को मिला के आपका बताया जा सकता है कि कैसे सप्लाई चेन चलेगी या कैसे कंज्यूमर आएगा जो आपके पंप पे भरेगा या नहीं भरेगा। तो ODMP में है, ये एक मार्केट इंटेलिजेंस टूल है, एक सिस्टम है जिसमें सारे एक्शनेबल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो जो जो एक्शनेबल पॉइंट्स हमारी वॉल्यूम को बढ़ाएंगे या एक्चुअल वॉल्यूम को हमारे टारगेट करेंगे, तो वो उसमें सारे लिखे हुए हैं। दूसरा
वो हाईलाइट करता है कि आपके आउटलेट की क्या स्ट्रेंथ है या आपके आउटलेट की क्या वीकनेसेस है, आपके साइड वाले आउटलेट ये कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं। वो आपको कैलकुलेट करके देगा कि आपके पेट्रोल डीजल की प्रोजेक्शंस कितनी है, आप उसके हिसाब से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपको क्या और करना चाहिए कि आप जो भी प्रोजेक्शंस हैं उनको अचीव कर सके। आपको वो बताएगा कि आपको अपने ऑपरेशंस में चेंज करना है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट में चेंज करना है, या कहाँ पे आपको कैपिटल गेन हो सकता है, या आप कहाँ पे रिडक्शन करके कहाँ पे बेटर सर्विसेज दे सकते हैं। ये एक मेथड है जो आपको स्ट्रेटजी इनिशियली आपको बताएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी आपको लगानी है, और उससे आपका टेस्ट भी करवाता रहेगा। और ये जैसे ये ओडीएमटी हम लोग भी हर महीने भरते हैं, तो आपको भी हर 10-15 दिन में देखते रहना कि हमने ये पॉइंट डिस्कस, जैसे 2 महीने में हमने कुछ चीज करनी थी तो उसका प्रोग्रेस क्या है, तो एक कंसिस्टेंट एनालिसिस देता रहता है ये चीज। हेल्प्स इन व्हाट इफ एनालिसिस मतलब कि ये टूल ये बताता है कि अगर ये होता तो क्या होता। अगर मान लो आपके पास कोई सिटी का आउटलेट है, वहां पे अगर नाइट्रोजन नहीं है, तो अगर नाइट्रोजन होगी तो हम क्या कितना एडिशनल वॉल्यूम होगा, बिना नाइट्रोजन के हमारा कितना वॉल्यूम है। तो जिस हिसाब से कितनी भी फैसिलिटीज है या जो भी एक्सटेंडेबल पॉइंट है, उनका व्हाट इफ एनालिसिस देता है कि वो काम करने से हमारा कितना वॉल्यूम बढ़ सकता है। किसी भी जैसे ऑल ओवर इंडिया जितने भी आउटलेट है उनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो कि साइट का पोटेंशियल कम है और आउटलेट की भी परफॉर्मेंस लो ही है, तो वो सब आते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको सबसे नीचे वाला कॉलम दिख रहा है उसमें। दूसरा वो होता है कि साइट की पोटेंशियल है लेकिन डीलर की परफॉर्मेंस एज पर साइट पोटेंशियल ज्यादा है। तीसरा आता है कि साइट की पोटेंशियल भी हाई है और डीलर की आउटलेट की पोटेंशियल भी हाई है। तीसरा जो सबसे मेन है उसमें यह है कि पोटेंशियल साइट का तो ज्यादा है लेकिन परफॉर्मेंस आउटलेट की इतनी ज्यादा नहीं आ रही। तो ओडीएमटी जो हम करते हैं वो मेनली इस तीसरे वाले कॉलम के लिए करते हैं कि जहाँ पे हाई पोटेंशियल है बट हमारी परफॉर्मेंस कम है। तो हमें हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि इन जो इस कैटेगरी में आउटलेट फॉल हो रहे हैं उनको हम यहाँ पे लेके जाएं कि जहाँ पे पोटेंशियल भी हाई है और हमारी परफॉर्मेंस भी हाई हो जाए, या एक्चुअल परफॉर्मेंस को अचीव करने में हम जो भी प्लान्स है, जो भी एक्शनेबल एरियाज है, उनको काम करें। जैसा कि मैंने बताया था उसके लिए हमारे पास ओडीएमटी टूल है जिसमें 8 लीवर्स है। पहला तो पहला एक्सेसिबिलिटी एंड आउटलेट लेआउट, कि भाई आपके आउटलेट की एक्सेस कैसी है या लेआउट कौन सा है, डीलर इन्वॉल्वमेंट, डीलर डेली आ रहा है या नहीं आ रहा है, या उसके हाईवे नेटवर्किंग कैसी है, या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे है। उसके बाद एम्प्लॉय ओरिएंटेशन की, एफएसएम्स को मोटिवेट कर रहा है, उनके साथ वीकली मीटिंग या मंथली मीटिंग हो रही है, उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज, कि हमारा जो कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया या डीलर का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या कमियां या उसमें क्या हम और सुधार कर सकते हैं, या कोई नई फैसिलिटी ऐड कर सकते हैं कि ताकि और ज्यादा कस्टमर आए। उसके बाद मार्केटिंग एंड कस्टमर फोकस, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ मार्केट करना है हमारे प्रोडक्ट को, या कहाँ का कस्टमर बेस है हमारा, हमारे आउटलेट के थ्रू कौन कौन से मेजर कस्टमर्स जा रहे हैं, वो कहाँ पे भर रहे हैं, उनको वहाँ क्या सर्विसेज मिल रही है। उसके बाद नॉन फ्यूल ऑफरिंग भी होती है, जैसे कहीं कहीं पे ढाबाज भी है, या इवन आज के दिन में तो मैं कहूंगा कि जो भी आपके फ्यूल से रिलेटेड सर्विसेज नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा आप पंप पे कर रहे हो वो नॉन फ्यूल सर्विस। फिर आउटलेट ऑपरेशंस में आ जाता है। आउटलेट ऑपरेशन में आप कितने टाइम कर रहे हो, कितने आदमी है आपके पास कोर्ट मैनेजर है या नहीं है। उसके बाद आता है पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन में आता है कि आपके पास सारे वॉलेट है, जैसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस एजीएस का पीओएस है, पेटीएम, एचपी पे, ये सारे ऑप्शन, मतलब आप कस्टमर को जितने ज्यादा ऑप्शंस देंगे उतना बेटर है। अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है कि कह रहा है मेरे को फोन पे करना है, आपके पास फोन पे अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ी सिचुएशन अलग हो जाती है। उसमें कस्टमर फिर आपके पास दोबारा नहीं आएगा और उसका वर्ड ऑफ माउथ भी यही जाएगा कि उस पंप पे मेरे को फोन पे नहीं मिला था, तो वो 2 लोगों को और बताएगा।
तो जितने ज्यादा पेमेंट ऑप्शन आपके पास होंगे उतना बेटर वो होगा आपके लिए। ओडीएमटी का मेनली प्रोसेस फ्लो क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हमारा हाई पोटेंशियल साइट है लेकिन हमारे आउटलेट की परफॉर्मेंस कम है, तो उस बेसिस पे हम साइट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम डीलर के साथ बैठ के, मार्केटिंग ऑफिसर, सेल्स ऑफिसर, इंजीनियरिंग ऑफिसर, हमारे डीजीएम सर, हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई कौन कौन से कस्टमर टारगेट करने हैं या कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर है या आपके डीलर के एंड से क्या चाहिए। तो वो हम एक लिस्ट बनाते हैं जिनको हम रेगुलरली पर मंथ मॉनिटर करते रहते हैं। उसके बाद आता है कि वो आइडियाज जो भी हमने आइडेंटिफाई किए थे, जो भी एक्शनेबल पॉइंट हमारे, वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर वो जैसे पर मंथ में हमने ऑब्जर्व किया कि उसकी आउटलेट की हुई है या नहीं हुई है, तो अगर वो टारगेट वॉल्यूम हमने अचीव कर ली तो ठीक है, अगर नहीं की है तो फिर हम उसको फिर अगले महीने में दोबारा एक्सेस करेंगे कि उस चीज पे हमने क्या किया है या कौन सा इनिशिएटिव हमारा रह गया जिसकी वजह से नहीं हुआ। अगर वॉल्यूम अचीव होगी और अगर फर्दर इंप्रूवमेंट का है तो उसकी सस्टेन तो हम दोबारा उसको आउटलेट को डायग्नोस्टिक में डाल देंगे। अदरवाइज अगर हमने एक्चुअल वॉल्यूम गेन कर लिए तो हम उस वॉल्यूम को सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना है वो इनिशिएटिव रखते हैं बस। जैसे मैंने बताया था कि एक्सेसिबिलिटी और लेआउट में क्या क्या होना चाहिए, जैसे आपका एंट्री और एग्जिट जो इंग्रेस एग्रेस पार्ट है उसमें वो स्मूथ नहीं है, या आपको उसमें कुछ वो चाहिए, हेल्प चाहिए, कंपनी की चाहिए, खुद करनी चाहिए, या आपका फोरकोर्ट मैनेजमेंट सही नहीं है, या आपकी डीयू का अलाइनमेंट सही नहीं है कि पेट्रोल जैसे यूजुअली तो ऑल प्रोडक्ट ऑल उस पे है अभी न्यूली उसमें, लेकिन अगर फ्यूल मिक्स आपका कहीं पे गलत लग रहा है कि आपको चेंजेस करवाने, तो आप अपने सेल्स ऑफिसर के या उनसे डिस्कस करके आप वो करवाइए। दूसरा, डीलर इन्वॉल्वमेंट में कस्टमर इंटरेक्शन की, डीलर कितनी कस्टमर से बात कर रहा है, या वीकली मीटिंग अपने एफएसएम से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उनको कोई अच्छा कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन में रिकॉग्निशन और एम्प्लॉयज की बार बार ट्रेनिंग, जैसे मे भी आपको पता है कि ऑटोमेशन कैसे चलता है, आप अपने एम्प्लॉयज की भी ट्रेनिंग उनको भी देते रहे ताकि उनको भी पता रहे कि जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे कैसे बेनिफिट हुआ जा सकता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है कि कोई मेंटेनेंस रिपेयर, या आउटलेट पे लाइट है, या आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए, या मशीन खराब होगी है उसका रिपेयर मेंटेनेंस, या ड्राइवे आपका खराब है, अंडुलेशन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वो चीजें आती है। मार्केटिंग में होता है कि कोई जो भी कस्टमर आपके एरिया में है या जो आपके रोड के थ्रू जा रहे हैं उनको उनके साथ बातचीत करना, उनको ऑफर करना, सोलिसिटेट करना। उसके बाद हमारे ड्राई ट्रैक प्रोग्राम है, जैसा आप सबको पता है, जो भी बड़े कस्टमर है उनको ड्राई ट्रैक पे लेके आना ताकि उनको बेनिफिट हो उसके। ड्राई ट्रैक पे जैसे आप सबको पता है कि पर 100 रुपए 75 पैसे कंपनी डिस्काउंट देती है। उसके बाद फोरकोर्ट सर्विसेज, ऑटोमेटिक बिल प्रिंटिंग आजकल आप पीओएस मशीन से कर सकते हैं जो एजीएस वाली है, क्योंकि आपके जो भी एजीएस या रेलकॉन के ऑटोमेशन सिस्टम है वो टोटली उससे सिंक्रोनाइज्ड है, आपकी जो एजीएस की पीओएस मशीन है। तो अगर आप उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फैच करेंगे तो आप वहीं से ही प्रिंट, ऑटोमेटिक बिल प्रिंट दे सकते हैं। उसके बाद नॉन फ्यूल ऑफरिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, ढाबा है या कोई कैफे है, या जो भी मतलब आपके पेट्रोल डीजल या जो भी गाड़ी में नहीं डलने के अलावा जैसे जो भी आपकी ऑफरिंग्स है, चाहे पानी की बोतल की और ड्रिंकिंग फैसिलिटीज एंड ऑल, वो आप प्रोवाइड करते हो, नॉन फ्यूल ऑफरिंग में आती है। आउटलेट ऑपरेशंस में कि एडुकेट भाई उसमें स्टॉक अवेलेबिलिटी है, वो कितने टाइम चल रहा है, हाउस कीपिंग और लुक एंड फील कैसी है आउटलेट की, वो आउटलेट ऑपरेशंस में आना है। पेमेंट ऑप्शंस में मैंने जैसे आपको बताया कि सारे पेमेंट ऑप्शंस होने चाहिए, आपको आपके पास सारे वॉलेट वो होने चाहिए। आप कितना क्रेडिट एक्सटेंड कर सकते हैं, या आप किस कस्टमर को कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, ये सारी चीजें आपके पेमेंट ऑप्शंस में आती है। तो ओडीएमटी पे मेरी तरफ से इतना ही था, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहें तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आई एम फ्रॉम नवाब फ्यूल। ओडीएम को इनिशिएट कराना है अगर मेरे पंप पे, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट, कैसे उसको स्टार्ट करेंगे हम? ये आपको यूजुअली आपके सेल्स ऑफिसर के पास जैसे जो भी ट्रेडिंग एरिया रहता है,
तो ट्रेडिंग एरिया के हिसाब से उनके पास वॉल्यूम रहती है कि आपकी भी रहती है, इंडस्ट्री की भी रहती है। तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि भाई मतलब हमारा आउटलेट कम परफॉर्म कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, या उस एरिया का पोटेंशियल कितना है एवरेज वॉल्यूम्स लेके। अगर आप जैसे मैं भी आपको मंथली फिगर्स भी भेजते होंगे आपके सेल्स ऑफिसर, तो उससे आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने सेल्स ऑफिसर को बोलिए, वो इनिशिएट कर सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि हमारा 240 KL से कम जा रहा है तभी ओडीएमटी होगा, या 200 KL नहीं से नहीं, कम ऐसी तभी कोई ओडीएम शर्त होगा? नहीं किसी है। को अब आप कोई भी करवा अगर एक सकता है। मान लो एक रूरल पंप है जहाँ की पोटेंशियल ही 100 KL है, लेकिन वो अभी 50 कर रहा है, तो हम उसको भी ओडीएमटी में डाल सकते हैं। उसको हमें 100 करवाना है। कोई हाईवे का आउटलेट है, मान लो वो 1000 किलो कर रहा है और वहां पे पोटेंशियल 1500 है, तो हम उसको भी ओडीएमटी में लेंगे। अच्छा, तो ये सेल्स हाँ ऑफिसर जी, को बताना पड़ेगा, वो स्टार्ट कराएंगे। हाँ जी, वो बैठेंगे आपके साथ, डिस्कस करेंगे कि आप अपनी तरफ से कौन सी बेटर सर्विसेज कर सकते हो, या आपको कंपनी की तरफ से कौन सी हेल्प चाहिए। तो वो दोनों टू वे डिस्कस होगा। आपको भी सारे इनिशिएटिव बताए जाएंगे, आपसे भी तो मंथली या ट्रेनिंग में। इसके लिए कोई ओडीएम टीम अलग से बैठती है या सेल्स ऑफिसर ही गाइड करते हैं? नहीं, सेल्स ऑफिसर मार्केटिंग ऑफिसर को भी बुला लेते हैं, इंजीनियरिंग ऑफिसर को भी बुला लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सारी हाँ जी, ओडीएम टीम हो गई एक तरह से वो। हाँ जी। अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं अपनी नेक्स्ट पीपीटी जो है वो एसओपी पे है, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं आपके आउटलेट के ऑपरेशंस के लिए, या जिनके लिए भी उनका एक सेट रूल होता है। जैसे आप पीपीटी कैलकुलेशन का है, या आपका सुबह स्टॉक अपडेट करने का है, तो वो सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में आते हैं। और मेनली एवरी आउटलेट, जो भी कंपनी का आउटलेट हो, उसको एक मतलब एक समान करने के लिए कि सब जगह एक ही तरह के प्रोसीजर ऑपरेट हो, तो उसके लिए कंपनी ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए हुए हैं। तो मैं आपको उनसे बताता हूँ। पहले तो किसी भी रिटेल आउटलेट की परफॉर्मेंस साइकिल में 3 फेज होते हैं। पहला होता है कि इनिशियली आपको कस्टमर को एक्वायर करना है। तो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आपको क्या करना होता है कि उनसे इंटरेक्शन करना होता है, उनको सर्विस देनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस कस्टमर पे फोकस कर रहे हो, या टारगेट आप किस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो जिसको आप बेटर सर्विसेज दे सको और वो आपके ऊपर आ सके, या डिस्काउंट आप उसको उतना ऑफर कर सकते हो, या क्रेडिट एक्सटेंड कर सकते हो नहीं जितना उसको और दूसरे आउटलेट्स में मिल रहा है। उसके बाद दूसरा फेस होता है कस्टमर मैनेजमेंट। आपने एक बार कस्टमर को मैनेज एक्वायर तो कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको सस्टेन भी करवाना है उसको, कि ताकि वो कस्टमर आपके आउटलेट से जाए नहीं। तो उससे आपको रेगुलर इंटरेक्शन करनी चाहिए। आपके स्टाफ का उसके लिए जो भी बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। आपको अपने स्टाफ को भी मोटिवेट करना चाहिए। आपके फोरकोर्ट मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए उस कस्टमर के लिए भी। कस्टमर रिटेंशन फेज क्या होता है कि आपको उस कस्टमर को अपने आउटलेट से जुड़ा रखना है ताकि वो आपको लॉयल कस्टमर मिल सके। उसके लिए आपको उसके जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन उनको फॉलो करना है, उससे होनेस्ट रहना है, और आपके स्टाफ का बिहेवियर उनके खिलाफ अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद अगर कस्टमर रिटेंशन फेज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा लॉयल कस्टमर है, वो हमसे कहीं पे भी नहीं जाएगा। या उसके बाद होते हैं हैबिचुअल्स में वो आते हैं कि जो टाइम टू टाइम ठीक है हमें भरवाना है तो वो स्विच भी करते रहते हैं। उसके बाद आते हैं स्विचर्स। मेनली ये होते हैं, ये वो वाले कस्टमर होते हैं जो हर फ्रीक्वेंटली एक साल, एक महीने में या 2 महीने में स्विच होते रहते हैं, या किसी ने उनको बेटर आपसे थोड़ी सी भी बेटर फैसिलिटी दे दी तो चले जाएंगे।
उसके बाद होता है वैरायटी सीकर। वैरायटी सीकर वो कस्टमर होता है जो ये देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंट सर्विसेज मेरे को मिल रही है, या मैं उस पे दूसरे पंप पे जाके ट्राई करता हूँ, मेरे को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, या उनका बिहेवियर कैसा है, वहां पे सर्विसेज कैसी है। तो इन सबको डिफरेंट के लिए या आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए दूसरों से बेटर आपको कंपनी ने एसओपी बनाया है जो पेट्रोलियम रिटेलिंग के लिए है। इसमें की डिफरेंशिएटर क्या है कि एक तो आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एसओपी अपने रिटेल मैनुअल रिटेल आउटलेट के कि क्या क्या आपको स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है आपके रिटेल ऑपरेशंस के लिए। ये एसओपी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है या गाइडलाइंस है जो लिखी हुई है कि आप अपने आउटलेट को एक अच्छे वे में या एफिशिएंट मैनर में चला सकें। उसके बाद ये कंप्लाई करवाती है आपको जो भी रूल्स या रेगुलेशंस हैं कंपनी के या आपके लोकल बॉडीज के या एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट के, तो एसओपी में वो सारा कवर हो जाता है आपका। उसका एडवांटेजेस क्या है कि वो एक सिस्टम ड्रिवन एनवायरनमेंट वो बना देता है। उसके बाद स्टाफ के अमंग में आपकी क्लैरिटी है कि किसको क्या करना है। जैसे फोरकोट मैनेजर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है कि उसको ट्रैफिक का इनफ्लो देखना है या कहीं पे भी किसी भी कस्टमर को ज्यादा देर वेट नहीं करवाना है, या एफएसएम को कैसे उनसे नमस्ते करके बात करनी है इनिशियली, फिर पूछना है कि कितना पेट्रोल या पावर, वो सारी चीजें उनसे रोल क्लियरिटी में आ जाती है। उससे आपके स्टाफ की एफिशिएंसी भी बढ़ती है मतलब कि कोई भी आइलैंड खाली नहीं रह रहा या वो लोग सारे एफएसएम सही से बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएट इससे आपका आउटलेट क्या हो जाता है कि जैसे आपके साइड में जो आउटलेट है उससे डिफरेंशिएट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कस्टमर की ढंग से देखभाल की जा रही है, और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस रहता है वो भी मतलब कि उसको जब भी आपका कस्टमर अगर आउटलेट से बाहर निकलता है उसको ये लगना चाहिए कि हाँ कि मेरे को बहुत अच्छी सर्विसेज मिली है। तो इससे अगर आप एसओपी फॉलो करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर वो एक तो वो आपके पास बार बार आएगा और वो दो लोगों को और भी बोलेगा। Q&Q जैसे आपको कस्टमर्स को Q&Q करवानी है, 5 लीटर जार हो गया जिसमें फिल्टर पेपर टेस्ट हो गया या डेंसिटी चेक करवाना, ये भी आपके एसओपी में लिखा हुआ है। और स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि आउटलेट एसओपी इंप्लीमेंटेशन की डीलर को या स्टाफ को। डीलर का रोल क्या है, उसको एक एसओपी मैनुअल पूरा पढ़ना है, एसओपी किट खरीदना है। उसके बाद क्यू कार्ड सिस्टम अभी नहीं है लेकिन पहले हमारे पास क्यू कार्ड सिस्टम था, उसको पब्लिक एड्रेस सिस्टम बनाना है, या कोई भी हार्डवेयर जैसे आपका 2 व्हीलर्स के लिए आपको बैरिकेटिंग खरीदनी है या जो भी है वो सारा खरीदना है। और सेल्फ ट्रेनिंग करनी है, जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग हम आपको देते हैं, आपको अपने मैनेजर्स को भी ट्रेन करना है, आपको डिलीवरी बॉय को भी ट्रेन करना है। और मॉड्यूल को 7 वीक्स में 3 बार करते रहना है ताकि उनको भी आपके एफएसएम को भी पता रहे और आपको भी पता रहे कि क्या स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है जो हमें डेली करनी है। कंडक्ट एक आप इनिशियल ऑडिट कंडक्ट कर सकते हो 9 वीक के बाद। उसके बाद जैसे आपको बोला जाता है कि आपका एसओपी है, आपको आपके सेल्स ऑफिसर भी बोलते हैं कि एसओपी पोर्टल पे डालना है, तो आपको वो चीज 3 महीने लगातार करनी है। 3 महीने लगातार क्यों करनी है कि मान लो आप फर्स्ट मंथ भरेंगे उसमें कुछ पाया गया है, फिर आप उस कमी को दूर करिए ताकि आप नेक्स्ट मंथ दोबारा भरें। जो एसओपी आपको भरना है वो आपके पोर्टल पे ही आता है, माई एचपीसीएल पोर्टल में एक एसओपी का लिंक होता है, वहां पे भरना है। अगर 3 बार आपका पास हो जाता है, आपका सेल्स ऑफिसर पास कर देता है, उसके बाद थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, चेक वो थर्ड पार्टी आती है जो एसओपी का वो करेगी आपका। एचपीसी क्या है कि बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स जो जैसे हमने बता दिए, आपको इवन डीलर सब्सिडी या जो भी मिलती है, तो उसके लिए आपको डीलर सब्सिडी के एलिजिबिलिटी के लिए एसओपी कंप्लाइंट होना जरूरी है, या एचपीसी को कुछ आपको प्रोवाइड करना है, एसओपी बुक प्रोवाइड करनी है, या डीलर मैनेजर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। क्यू कार्ड अभी नहीं हो गया लेकिन हमें इनिशियल ऑडिट भी कंडक्ट करते रहना है, और थर्ड पार्टी जब भी इंस्पेक्शन करना है उसका भी आपको बताना है। मेनली जो एसओपी डीलर्स के द्वारा करना है उसमें सबसे पहला है कि डेली सुबह आप जब भी शिफ्ट ऑपरेशंस को
एक को एंड करते हो और दूसरी को स्टार्ट करते हो, तो एक डेली ब्रीफिंग देनी है उनको कि भाई कैसे कैसे काम करना है, ताकि उनको भी ये लगे कि हाँ डीलर भी इन्वॉल्व है, उसको भी सब कुछ, वो भी हमारे साथ इतने ही एफर्ट्स कर रहा है। उसके बाद इंश्योर करना है कि आपके सभी स्टाफ फुल यूनिफॉर्म में हो, विद कैप और विद शू। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। कई जगह ये होता है कि शूज दूसरे पहन गए, हमेशा इंश्योर करना है कि उनके पास सेफ्टी शूज हो और कैप हो। वो उनके साथ बात करो 2-3 सुबह इनिशियल ब्रीफिंग में आप उनके साथ सेफ्टी मेजर्स या हाउसकीपिंग या इवन डीयू को क्लीन रखना उनकी जिम्मेवारी है, आइलैंड को क्लीन रखना उनकी जिम्मेवारी है। इस पे भी आप 2-3 मिनट उन्हें ब्रीफिंग दे सकते हैं। उसके बाद आप बताओ, जैसे अगर आपका कोई लड़का या कोई एफएसएन फोरकोट मैनेजर अच्छे से एसओपी फॉलो कर रहा है, तो आप उसका एग्जांपल कोट कर सकते हो कि ये हमारा जो भी डिलीवरी बॉय है एफएसएन है, वो इतना अच्छा एसओपी फॉलो कर सकता है, तो हमें इससे सीख लेनी चाहिए। और उसके बाद जैसे आप जो भी पर मंथ आप एसओपी फिल करते हैं, उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए। उसमें अपने एफएसएन को भी वो प्रिंट आउट देके उनसे भी वो करवाई कि हमें ये चीजें आपके लिए है, या आप फोरकोट मैनेजर के लिए, ये मैनेजर के लिए, तो इन सब पे हमें कंप्लाइंस करना है। उसके बाद आप अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्कीम्स उनके लिए कि जो भी बेटर सेफ्टी रखे, जो सबसे पूछेगा कि मोबाइल यूज मत करो, या टैंक फुल का है, या नमस्कार आते टाइम या जाते टाइम, या वो जो इवन ये पूछेगा टू व्हीलर से कि आप नीचे व्हाइल फ्यूलिंग, तो आप उसके लिए रिवार्ड या रिकॉग्निशन स्कीम भी लॉन्च कर सकते हैं। और आपका फोरकोट मैनेजर और आप भी कम से कम दिन में 10 कस्टमर से बात करिए कि आपको क्या और फैसिलिटी चाहिए, या आपको कहाँ कमी नजर आ रही है, ताकि आप और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके अपने कस्टमर को। आप जैसे इवन डेली अगर 10 कस्टमर के से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो उन 10 कस्टमर का नाम और मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो। उनको वीकली कॉल्स या वीकली मंथली कॉल्स या रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। कोई कैंपेन आपने चला रखी है, या उनको उनके बर्थडेज पे या कुछ ओकेजन पे आप अपने आउटलेट के कोई स्टैंडर्ड कार्ड बनवा के भी उनको भेज सकते हैं। आपको अपने स्टाफ के अंदर से कुछ लोग सेलेक्ट करने होंगे जो मतलब कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एसओपी, या वो दूसरों को भी नॉलेज शेयर कर रहे हैं एसओपी की। उनको मे बी आप मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस उनको कुछ रिवार्ड दे, ताकि और लोग भी जो बाकी बचे हुए एफएसएम है वो भी एसओपी को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाए। ऑलवेज अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किसी से भी अपने कंपनी के ऑफिशियल से कंसल्ट कर सकते हैं, या सेल्फ ऑडिट करने के टाइम पे आप अपने सेल्स ऑफिसर से पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये है, तो इसमें हमें आगे क्या करना है, ताकि हमारा आउटलेट भी एसओपी कंप्लाइंट हो जाए और हम बेटर सर्विसेज दे पाए। तो बेसिकली मेरी तरफ से यही था एसओपी में। अगर इसमें किसी को कुछ क्वेरीज है तो दे कैन आस्क। ये कल से मैं देख रहा हूँ कि सिवाय एक नवाब फ्यूल्स के और शायद एक विजय फिलिंग स्टेशन के प्रैक्टिकली किसी पूरे 30-35 लोगों में किसी को कोई सवाल ही नहीं है क्या? पॉसिबल कैसे है ये? तो काफी अच्छी बात है कि शायद पंप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होगा, बीआरएस परफेक्टली चल रही होगी, सेफ कंडीशंस होंगी, सब लोग शायद टू व्हीलर से उतर के गाड़ियां भरवा रहे होंगे, इंजन ऑफ हो रहे होंगे सारे 4 व्हीलर्स के, और हाउसकीपिंग परफेक्ट होगी। इवन क्रेडिट सेल भी बहुत जो है वो डिलीजेंस जिसको हम बोलते हैं उसके बाद करी जा रही होगी। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक वन वे अटेम्प्ट हो रहा है।
कंपनी को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना है, पेंडेमिक का टाइम है, होटल बुक नहीं किया जा सकता, तो ठीक है, ऐसे ही चलते हैं हम लोग। जितनी भी बातें की जा रही हैं, चाहे अभी जब मैं जुड़ा और मैंने देखा, चाहे आपके डीएसआर फिलिंग से लेके या एसओपी क्लब एचपी से लेके या ओडीएमटी से लेके या एमडीजी सैंपलिंग से लेके, तो ये सारी की सारी बातें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर चीज का अपना महत्व है, कम ज्यादा की बात नहीं है, बट हर चीज का अपना महत्व पंप के ऑपरेशन में। तो एनीवे, चिकी साहब बताइए। गुड आफ्टरनून जी। और सर अभी रोहन साहब आपकी एड्रेस जो था क्लोजिंग का रिमार्क्स आप देना चाहेंगे कैसे? हाँ, मैं बात कर लेता हूँ। हाँ आप कर लीजिए फिर आज तो। कितने जरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से अपना वीडियो ऑन करने के लिए। आवाज जा रही है सब तक? तो जरा वीडियो ऑन कर लें, अभी तो 6-7 ही ऑन हुए हैं। आवाज आ रही है सर आपकी खूब। ठीक है, तो आई होप कोई ड्राइव नहीं कर रहा है। कार से अगर कनेक्टेड है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा थोड़ा 10 मिनट रोक लीजिए। चलिए, अभी क्या बोला जाए। इस पैंडेमिक के टाइम को दो तरीके से लिया जा सकता है। या तो हम जो अपनी रेगुलर एक्टिविटी है बस उसी को ध्यान दें, और जो उस रेगुलर एक्टिविटी को सुचारू रूप से करने में अब चीजें हमारी मदद करेंगी, उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। एंड दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि हम आपसे जुड़ते रहें, आपका टेंशन उन चीजों के ऊपर भी लाते रहें जो हमको पंप ऑपरेशन को स्मूथली चलाने में, कस्टमर्स को सुचारू रूप से सर्विस देने में, और बहुत ज्यादा जो मैं लगातार जब जब पर्सनल इंटरेक्शन होते हैं तो मैं बोलता हूँ कि क्रेडिट एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत एक्सटेंड करनी है, क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट है, बट आपको वो क्रेडिट जो है वो बगैर एक बेसिक एनालिसिस के नहीं देनी है। वरना क्या होगा कि जो आपका कैश का कस्टमर है वो भी उस खतरे में आ जाता है कि आपके पास, आप मतलब जो भी कभी अफेक्ट हुआ, आपके पास उस कैश के कस्टमर को भी सर्विस करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। और लगातार आज का जो विषय था, खास करके डीएसआर तो एक रेगुलर चीज है, डेंसिटी रिकॉर्ड एक रेगुलर चीज है, बट जो एसओपी और ओडीएमटी का जो पर्पस था, उसका पर्पस ही ये था कि आप
जो पंप की बेसिक चीजें हैं उनको ध्यान दें। चाहे वो ओडीएमटी अपने आप में कुछ नहीं है, पहले एक इंजीनियरिंग का आदमी आता था, वो चीजें देखता था, सेल्स ऑफिसर सेल्स के नजरिए से देखता था, कार्ड्स का आदमी अपने नजरिए से देखता था, और इन तीनों के साथ साथ डीलर तो है ही उसके अंदर में, इन तीनों के साथ साथ आपस में जो सामंजस्य था वो 3 अलग अलग दिशाओं में चलता रहता था। तो उसको सारे को एक छतरी के नीचे लाया गया। आज से करीब 10-12 साल पहले 2008-9 में सबसे पहली बार ये शुरुआत की गई थी, और उसको नामकरण किया गया ओडीएमटी के नाम से। और उसका पर्पस ये था कि एक शॉट में जो भी डेफिशिएंसी है उनको दूर किया जा सके, और जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम काम कर सके उनके ऊपर। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है, या जो इसका सबसे बड़ा पैरामीटर है, वो ये है कि इसमें आपके जो अगल बगल ट्रेडिंग एरिया के 3 या 4 आउटलेट अच्छा बेच रहे हैं, यदि वो आपसे अच्छा बेच रहे हैं, तो उनको पैरामीटर मान के आपके पोटेंशियल को निर्धारित किया जा सके, और फिर उन चीजों पे ध्यान दिया जाए कि जो उस पोटेंशियल को रियलाइज करने में मदद करें। चाहे वो क्रेडिट का एक्सटेंशन हो, चाहे पंप का परसेप्शन हो, साफ सफाई हो, फोरकोर्ट सर्विसेज हो, आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की सुविधा हो, चाहे किसी एक इस कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो कि मेरे को 6 से 10 के बीच में गाड़ियां चाहिए, या शाम को चाहिए, बिलिंग इस टाइप से चाहिए, एसएमएस चाहिए, ऑटोमेशन की रिसीट्स चाहिए, उन सारे पैरामीटर्स को ओडीएमटी अपने अंदर कवर करता है। तो जैसा नवाब फ्यूल से उन्होंने पूछा कि कौन कर सकता है इसको, प्रैक्टिकली हर उस डीलरशिप के लिए ये एप्लीकेबल है जो अपने आप को ट्रेडिंग एरिया लीडर की तरह देखता है या बनने की चाह रखता है, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटिव। अगर आप रोहतक में देखेंगे या आप झज्जर में देखेंगे, बहादुरगढ़ वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, तो शायद आपको लगेगा कि अगर 200 से 250 किलो का पंप है तो वो एक अच्छा पंप है, डिसेंट पंप है। लेकिन यही अगर 200 किलो आप NH8 पे आ जाएंगे, जो कि गुरुग्राम से शुरू होके और जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पे है, तो फिर ये 200 किलो आपको खराब लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस 80 किलोमीटर में जो 88 पंप मौजूद हैं आज की डेट में, या 90 हो गए होंगे, 2-3 पंप पिछले 1-2 महीने में कमीशन हुए हैं, तो उनका वॉल्यूम 200 से लेके और 4500 केल तक का है पर मंथ। तो देन डेफिनेटली 200 केल खराब वॉल्यूम होगा। जो 200 केल किसी और जिले के लिए अच्छा वॉल्यूम था, वो इस ट्रेडिंग एरिया में आते ही खराब हो गया। और इस ट्रेडिंग एरिया को भी अगर हम 20-20, 25-25 किलोमीटर में डिवाइड करें, तो जयसिंहपुर खेड़ा का जो ट्रेडिंग एरिया है, वहां पे अगर आप 1000 केएल के नीचे हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। अगर आप गुरुग्राम के क्षेत्र में हैं और आप अगर 500 से 700 केएल के ब्रैकेट में हैं, तो आप काफी अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ट्रकिंग का वॉल्यूम कम है, और बीच का जो पोर्शन है उसमें एनीथिंग बिटवीन 500 से लेके आप 2000 तक अच्छा कर रहे हैं। तो 3 पॉकेट्स हैं। सिमिलरली अगर आप मेवात में या उस तरफ चले जाएं, जो अभी नया अलवर का रास्ता है, तो आप देखेंगे कि अगेन कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई, जैसे एपको बना रहा था या सीडीएस बना रहा था, उसको छोड़ दें तो 250, 300, 350 केएल पेट्रोल डीजल मिला के एक अच्छा वॉल्यूम है। तो इशू ये है कि कहां पे आप सिचुएटेड हैं, आपके 10-15 किलोमीटर का क्या पोटेंशियल है, और ओडीएमटी के माध्यम से आप उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करिए अपने से। आज की डेट में चूंकि सब लोगों का थोड़े ट्रैवल के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, कंपनी ने भी रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है, असेंबली के ऊपर रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है, तो उस समय को नॉर्मल होने की वेट करने की बजाय आप अपने सेल्स अफसर के साथ बैठिए
और उसी दौरान 10-15 मिनट कॉल या वीडियो कॉल पे इंजीनियरिंग ऑफिसर को, मार्केटिंग ऑफिसर को ले लीजिए और एक छोटा सा इनफॉर्मल ओडीएमटी उसी वक्त कर लीजिए अपने पंप का। हार्डली एक आधे घंटे की एक्सरसाइज है। ट्रेडिंग एरिया देखिए, आपके कौन से कस्टमर्स हैं वो देखिए, आप कहां जा सकते हैं और कहां पे हैं उसको देखिए। या अगर आप औरों से सपोज करिए 100%, 50% का गैप रखे हुए हैं, तो उस गैप को कैसे मेंटेन करके चलें वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप 200 केएल बेच रहे हैं और बगल वाला सिर्फ 100 केएल बेच रहा है या कोई भी 100 केएल से ज्यादा नहीं है, तो अपने आप को उस 200 या 250 केएल पे कैसे मेंटेन रखें ये भी बहुत जरूरी है। सिर्फ उसमें खुश होने की बात नहीं है कि मैं 200 केएल पे हूं, बाकी सब मुझसे नीचे है। धीरे धीरे क्या होगा कि वो कंपटीशन 2, 3, 4 साल में आ जाएगा आपके पास। अगर आप एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव ले, एक बहुत बड़ा दायरा देखें 5-7 साल का, तो ये अक्सर कई पंपों के साथ हुआ। NH8 के ऊपर भी, सिटी के अंदर भी, नई रोड्स के ऊपर भी। तो इन एसओपी का, ओडीएमटी का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो जरूरी चीजें हैं उनको हम ध्यान दें, जो जरूरी चीजें हैं उनको बेनागा एक बहुत ही अनुशासित तरीके से हम जरूर करें। और जब हम उसको अनुशासित तरीके से करते हैं तो जो चीजें दिखती 10 हैं लेकिन करने में फिर उनको आप देखेंगे एक रूटीन में मैक्सिमम दिन में 10 से 15 मिनट लगता है, बट वो बहुत हेल्प करता है आपको आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में। सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, रिस्पेक्टिव सेल्स ऑफिसर्स हैं, 3 लोगों ने तो ज्वाइन किया हुआ है, तो आप लोग उनके माध्यम से जो भी आपका पंप का पोटेंशियल है और क्या आप कर रहे हैं, नॉर्मली जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का सेल हो गई है और मोटा मोटा सेल जो है वो एक एवरेज उस पर आ गई है, तो आप उसको एनालाइज करके कहां जा सकते हैं वो देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सेल बहुत ज्यादा क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंट। अगर वो ऐसा भी है तो भी मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कैश सेल को कैसे बढ़ाया जाए, उस क्रेडिट को कम ना करते हुए या उस क्रेडिट की एक अलग सेगमेंट में ट्रीट करते हुए कैश को कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। क्योंकि अक्सर जब हम लोग अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कैश की सेल, जो पंप्स 2000-2500 केएल बेच रहे हैं उनके यहाँ कैश की सेल बहुत नीचे आ गई है और वो प्योर लॉस है आपका, क्योंकि वो आदमी पूरा पैसा देके आपसे माल खरीद रहा है। वो मत होने दें, वो प्योर प्रॉफिट है आपका। इंपॉर्टेंट भी है और असेंशियल भी है, यानी जरूरी भी और अहमियत वाला भी। तो ये मेरा आपको निवेदन रहेगा दोनों दिनों के ऊपर। कल हमने थोड़ी सेफ्टी की, वीआरएस की और इन सब चीजों की बात की थी, उस पर थोड़ा ध्यान दे लीजिए। और खास करके वीआरएस के माध्यम से मैं जरूर कहूंगा, अक्सर देखने में आ रहा है कि बैकएंड से, यानी कि जो दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम है वहीं से फेज इंटरचेंज हो रहा है, जिसके चलते आपकी वीआरएस की मशीन नहीं चल रही है। और उसको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्विच ऑन स्विच ऑफ करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है और अपने आप वो ठीक हो जाएगा। पर कई लोग डर के मारे उसको बंद करे दे रहे हैं, कई लोग ना जानते हुए उसको बंद करे दे रहे हैं। वो गलत है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है और सारी कंपनीज ने दिया है, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, रिलायंस, एसआर, शेल, शेल यहाँ पे नहीं है चलिए, बट ये 5 कंपनी ने एफिडेविट दिया हुआ है कि वीआरएस के बगैर हम पंप्स को नहीं चलाएंगे, पेट्रोल की बिक्री नहीं करेंगे। यदि कोई आता है और वो ये पाता है कि आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं तो अननेसेसरली एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन खड़ा हो जाएगा उस वक्त, और किसी भी तरीके की कोई दरकार उस वक्त किसी के कहना या सुनना ठीक नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा सेंसिटिव रहिए और अगले 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना आप खुद इसको इंश्योर कर लीजिए। और बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, सिंपल फेज डिफरेंस, फेज सप्लाई का इश्यू है
और वो लगातार चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एचपीसी उसमें कुछ कर सकती है या आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ वीआरएस का मशीन चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका नोजल सही जा रहा है या मोटर सही चल रही है कि नहीं चल रही है, उस पर जरूर ध्यान दें। इनपुट सप्लाई ठीक आ रही है नहीं आ रही है, उस पर जरूर ध्यान दें, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा। और वापस सीजन जो है वो ऑलमोस्ट बराबरी पे है। जितना हमने पिछले साल बेचा था उतना ही लगभग इस साल भी आ रहा है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट थोड़ा सा डाउन है, बट हाईवे, आपका रूरल बेल्ट, उसमें अच्छा ग्रोथ है, तो उस ग्रोथ को कैप्चर करिए। जहां कहीं कंपनी का इनपुट चाहिए, कंपनी की मदद चाहिए, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि फील फ्री टू अप्रोच। और जो भी आपको गाइडेंस चाहिए या जो भी आपको लगता है कि ये डिस्कशन का पॉइंट है, तो उसको डिस्कस करिए थ्रू सेल्स ऑफिसर, मेरे माध्यम से ऑफिस में। बट अंत में सिर्फ मैं यही कहूंगा कि आप जो है वो अपने बिजनेस के लिए ट्रुथफुल रहें, और इन्वॉल्वमेंट और कड़ी मेहनत का कोई जो है वो क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिव नहीं है। वो इक्वल मेजर में हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल है, आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, और जो लड़का आपका नोजल पकड़ के फोरकोर्ट के ऊपर खड़ा है उसके ऊपर भी उतनी ही एप्लीकेबल है। तो जहां कहीं भी इन्वॉल्वमेंट की या फोकस की कमी आएगी, तो एफर्ट जो है बाकियों का उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा या कम हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी से कि इसके ऊपर लगातार ध्यान देते रहें। आई डोंट नो कि डेफ के ऊपर हमने बात की कि नहीं की है। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो कि कंपनी ने अब अपनी ब्रांडिंग में शुरू कर दिया है पिछले 6-7 महीने से। पहले जो है वो क्या कहते हैं नीतू सॉल्वेंट्स का आ रहा था एडब्लू के नाम से, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लाइन है। कई उसका बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि थोड़ा सा आपको अपने कस्टमर को उसका आदत लगाने जैसी बात है, उसके बाद वो अपने आप रूटीन में उठता रहेगा। अच्छा मार्जिन भी है अगर आप अपने फोरकोर्ट से बेचते हैं, तो उस पर जरूर आप फोकस भी रखें। और जो आपका डीजल के व्हीकल्स आ रहे हैं या रोजगार वाले हैं, उनके ऊपर लगातार आप उनसे इससे रिलेटेड बातचीत करते रहें। ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा कि ये एक नई प्रोडक्ट लाइन है, कंपनी का काम है देने का, और हम लेंगे और फिर कहीं किसी और को बेचने के लिए। थोड़ा लड़का तो शायद आपकी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि वो रिक्वायर्ड गाइडेंस जरूर दें आगे। बाकी मेरा कल जब शुरुआत हुई थी तो ये अनुरोध था सभी से कि इसको थोड़ा पार्टिसिपेटिव बनाएं, और मैं चाहूंगा कि आप जो है वो उसको इंटरेक्शन को 2 वे रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और सभी लाभान्वित होंगे उससे। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए कल और आज के लिए। और मेरे को नहीं पता, दिवाली से पहले हो सकता है हम लोग एक और सेशन करें, तो सबसे मुलाकात दोबारा होगी इस माध्यम से। बट आप सभी को, परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार का सीजन है, पैंडेमिक भी है, तो बट खुशियां अपनी जगह हैं। मेरा इस त्योहार के मौके पे मेरी तरफ से परिवार को, सभी को शुभकामनाएं और विशेष। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी किसी डीलर को कोई कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और किसी को अभी भी मन में कोई डाउट है, एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग बिजनेस।
नहीं है तो कोई बात नहीं। थैंक यू ऑल एंड नमस्कार वंस अगेन। थैंक यू सर। ओके बाय। इसी के साथ हम ये 2 दिन की ट्रेनिंग खत्म करते हैं। आप लोग you can leave this video conferencing and carry on with your own work. Thank you. Thank you, sir.